आप कुछ बदलना चाहते हैं, पहले आप स्टार्ट होते हैं, अप होते हैं और फिर सबके साथ मिलकर स्टार्टअप करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टअप इंडिया इज? क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए? आपके पास में एक आइडिया है, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको आइडिएशन फंड मिलता है। पैंड करने के लिए भी अलग से फंड मिलता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स, को वर्किंग सेंटर्स बना रखे हैं, जहाँ पर आप आराम से जाकर फ्री में या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में सब तरह की ऑफिस फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। आप एक आर्किटेक्ट थी, आपने डॉक्टरेट करा आर्किटेक्चर में, उसके बाद में शिफ्ट कैसे किया? बाय द वे, रतन टाटा वाज आल्सो हर कोई एडवाइस देते हैं कि पार्टनरशिप में कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनके पीछे फैमिली बैकग्राउंड्स नहीं है लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पार्टनर्स की जरूरत होती है। स्टार्टअप इज ऑलवेज बाय कोलैबोरेशन। आप लोगों से जुड़ते हैं। बूटस्ट्रैपिंग है, वो क्या चीज होती है मैम? अपने जूते के फीते आपने कसे हैं और आप कस कर आगे चल रहे हैं। आप अपने खुद के फंड्स के साथ अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं। हमने टीवी पे एक शो देखा है, शार्क शार्क करके कुछ नाम है, ये वो क्या चीज से रिलेटेड है? वो स्टार्टअप का एक मॉक है कि कैसे एक स्टार्टअप चलता है, उसको दिखाया जा रहा है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या ये रियली स्टार्टअप को सपोर्ट कर पा रही हैं या फिर इसमें कुछ फ्लॉज हैं? एक जना 3-4 स्कीम से फंड रेज करे, ये गलत है। और एट द एंड ऑफ द डे टैक्स तो मैंने भी भरा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनको काफी ट्रोल किया जाता है। देखो, भारत देश में अ लेडी टॉकिंग फाइनेंस, आधा ट्रोलिंग तो इसीलिए होता है। खमागनी एंड वेलकम टू एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु तोमर। और आज हमारे साथ में एक बहुत काम की गेस्ट हैं। काम की इसलिए क्योंकि अगर आपने उनको ध्यान से सुना तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और अपना नाम कर सकते हैं। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर श्वेता चौधरी मैम, जो कि डॉक्टरेट है आर्किटेक्चर में, साथ ही में वो प्रोफेसर भी हैं और वो फाउंडर और डायरेक्टर हैं इनोवर स्टार्टअप एक्सेलरेटर की। तो वेलकम टू आवर शो श्वेता मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू अभिमन्यु, वेरी गुड एज ऑलवेज। टुडे वी आर गोइंग टू ईट यू। यस, लेट्स ईट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। हम सभी ने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा कि स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टअप के लिए ये सपोर्ट मिलता है, बट ये स्टार्टअप एक्चुअली होता क्या है मैम, ये हमें समझाइए। स्टार्टअप इज एन एनर्जेटिक बिजनेस जो थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ में किया जाता है, कुछ लोगों को मिलाकर किया जाता है। एंड यू आर एक्चुअली वांटिंग टू, आप कुछ बदलना चाहते हैं। आपने एक प्रॉब्लम सोची है, समझी है और आपके लिए उसका दिल ज़ोर से धड़कता है और आप चाहते हैं मैं इसको सॉल्व कर दूं। तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपको जोश दिलाते हैं। तो पहले आप स्टार्ट होते हैं, अप होते हैं और फिर सबके साथ मिलकर स्टार्टअप करते हैं। और अगर लेमन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करा जाए तो किसे आप क्या डेफिनेशन देंगी? लैंग्वेज में इट इज़ एनी, हर दूसरे तरह का बिजनेस है। एक बिजनेस करने का तरीका है जिसके अंदर आप बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं और उन्हें जोड़कर बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में एक आइडिया आया है कि मुझे इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट क्रूशियल स्टेप्स हैं वो क्या है मैम? द फर्स्ट क्रूशल स्टेप इज़ अपने खुद के मन में ये समझ लेना कि मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। अपने आप का समय, अपने आप की लगन, मेहनत सब उस पर डाइवर्ट कर देना। द फर्स्ट स्टेप, जैसे कि हम कहते हैं किसी भी फाउंडर के लिए ज़रूरी है अपने पैशन को पहचान कर उसके अंदर अपने सारे इनपुट्स को डालकर छोड़ देना या शुरू करने के लिए एक प्रण ले लेना। दैट इज़ स्टेप 1। उसके बाद में आप अपने कंपनी को रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने के बाद स्टार्टअप इंडिया के ऊपर रजिस्टर करें सो दैट सब ये पहचान सके कि आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। आपके आइडिया में क्या यूनिकनेस है, क्या नया है, आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो उस प्रोसेस का पार्ट। कंपनी रजिस्ट्रेशन और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के बाद में आप काम करना शुरू करिए और देखिए धीरे धीरे लोग आपके साथ में जुड़ते जाएंगे और स्टार्टअप बड़ा होता जाएगा। आपने अभी मेंशन किया स्टार्टअप इंडिया, तो व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टअप इंडिया इज? मतलब क्या ये कोई गवर्नमेंट का कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा हुआ है? अभिमन्यु, इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि स्टार्टअप
एक तरीका है जिससे कि लोगों को स्वावलंबी अपने आप पे निर्भर तो बनाया ही जा सकता है और साथ में वो अपने आप के साथ और बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सकते हैं। इसलिए स्टार्टअप करने वालों को सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट मानती है स्टार्टअप करने वालों को सपोर्ट करने के लिए उनको टैक्स में रिलैक्सेशन देना चाहिए, उनको कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, ग्रांट्स देने चाहिए, सब्सिडीज़ देनी चाहिए और उन्हें सपोर्ट हर तरह से, ना ही सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट बल्कि गवर्नमेंट बॉडीज़ से प्रोजेक्ट्स लेने का सपोर्ट, अपने आप को एक्सपैंड करने का सपोर्ट, ये सब करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हों। अगर आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं तो आपको सभी तरह की सुविधाएं और सभी तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। आपने अभी जस्ट मेंशन किया बेनिफिट्स, तो क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है, आपके पास में एक आइडिया है, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको आइडिएशन फंड मिलता है, सीड फंड मिलता है। जब आप अपने आइडिया को एक किसी रूप में लेकर आते हैं, चाहे आप उसकी कंपनी बनाएं, चाहे आप उसका प्रोडक्ट बनाएं और आप उसको मार्केट में जाकर टेस्ट करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए आपको उसके लिए भी ग्रांट मिलता है, फंड मिलता है अलग अलग पोर्शंस में, पार्ट्स में, साइज़ में। और जब इतना कर लेते हैं तो एक्सपैंड करने के लिए भी अलग से फ़ंड मिलता है। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है फ़ंड, जो कि हर किसी बिज़नेस को और आइडिया को ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको, जब आप गवर्नमेंट को अपना बायर बनाना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रेफरेंशियल बेस पे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज स्टार्टअप से बाय करती है, विच इज़ अ वेरी गुड स्कीम। जैसे अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट को ही देखें तो हमारे यहाँ पर स्टार्टअप से बाय करने के लिए एक अलग फंड गवर्नमेंट ने रखा हुआ है एंड गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स। वो आपकी सबसे बड़ी बायर बन सकती है, क्योंकि जैसे हमारा मार्केट होता है वैसे ही गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बायर है इंडिया के लिए। साथ ही साथ आपको बाहर के कंट्रीज़ में एक्सपैंड करने के लिए, आपको दूसरे स्टेट्स में एक्सपैंड करने के लिए, आपके मार्केटिंग के लिए, सभी कामों के लिए गवर्नमेंट बजट भी देती है, प्लेटफॉर्म्स भी देती है और सबसे बड़ा सपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको ऑफिस बनाने की इच्छा है, यू डू नॉट नीड टू पे रेंट फॉर योर ऑफिस। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स, कोवर्किंग सेंटर्स बना रखे हैं, जहां पर आप आराम से जाकर फ्री में या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में सब तरह की ऑफिस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओह वाह, ये चीज़ मालूम नहीं थी हमें। इसको और थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? देखिए, जैसे आप स्कूल जाने की सोचते हैं, किसी भी डिग्री को पाने के लिए आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वैसे ही स्टार्टअप को बनाने के लिए और सीखने के लिए गवर्नमेंट ने इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स बना रखे हैं। इंक्यूबेटर इज़ अ प्राइमरी स्कूल, एक्सेलरेटर इज़ अ सेकेंडरी स्कूल या हायर स्कूल। इंक्यूबेटर आपको मदद करता है आपके आइडिया को क्लियर करने के लिए, आपको मेंटोर्स प्रोवाइड करता है आपके आइडिया को बिजनेस या कमर्शियल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं फाउंडर को सोचने, समझने और गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बिजनेस करने के रेगुलेशन सब आपको सिखाए जाते हैं। आपको फंड और ग्रांट भी प्रोवाइड होता है और आपको कोवर्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, जहां आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट, गुड पैंट्री, गुड ऑफिस एरिया, गुड कॉन्फ्रेंस रूम्स और अच्छे वर्किंग स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में आइडिएशन लेवल से लेकर सीड फंडिंग से लेकर प्रोडक्ट मार्केट फिट तक आपको सपोर्ट किया जाता है। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए फिट है, आपके पास में कुछ क्लाइंट्स और कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं और आपके पास में रेवेन्यू आने लग जाती है, देन यू कैन गो टू अ हायर लेवल ऑफ स्कूल, जिसको हम मिडिल स्कूल कहते हैं, उसे एक्सेलरेटर कहा जाता है। एक्सेलरेटर हेल्प्स यू टू एक्सेलरेट। वंस आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट भी फिट है और आपको सपोर्ट एक्सेलरेट होने के लिए चाहिए, फास्ट चलने के लिए चाहिए, वहाँ पर आपको एक्सेलरेटर की ज़रूरत होती है। एक्सेलरेटर्स में आपको सीनियर मेंटोर्स, लीगल एडवाइजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इन सब की मदद मिलती है। फंडिंग्स थोड़ी बड़ी मिलती हैं और आपको एक्सपैंड करने के लिए, जैसे कि ग्रोथ, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज डिफाइन करने के लिए, इंटरनेशनल नेशनल एक्सपेंशन करने के लिए, कौन से मोड से आपको एक्सपैंड करना चाहिए, उन सब के ऊपर डिस्कशन आपसे किया जाता है और आपके साथ में पार्टनरशिप में काम किया जाता है, सो दैट यू कैन गो फॉरवर्ड। एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड फाउंडर तो आप हैं ही, पर आपकी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स होते हैं। वहाँ से भी वैसे ही ग्रेजुएट हुआ जाता है जैसे आप स्कूल कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। ये सारी चीज़ें सरकारी हैं, वो लोग हेल्प करते हैं इसमें? जी हाँ, ये सारी चीज़ें सरकारी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स चलाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कॉलेज एंड स्कूल्स ऑल्सो रन देयर इंक्यूबेटर्स। ओके। यस, एंड गवर्नमेंट के अपने खुद के सेंटर्स भी होते हैं, STPI,
आई स्टार्ट, ऐसे वाले सेंटर्स आपको जगह जगह मिलेंगे जो गवर्नमेंट खुद रन करती है अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जहाँ पर आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स मिलते हैं. And this all comes under the Commerce Ministry? Yes, these things come under Ministry of Industries, Ministry of Innovation. Rather, अभी तो सब इंडस्ट्रीज़ के पास में अपने इंक्यूबेटर्स और अपने सपोर्ट सेंटर्स हैं. तो मतलब आप एक आर्किटेक्ट थी, आपने डॉक्टरेट करा आर्किटेक्चर में, और उसके बाद में सडनली शिफ्ट कैसे किया? By the way, Ratan Tata was also an architect. ओके. So, आर्किटेक्चर एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जो आपको सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं सिखाता है, बट आपको एक प्रोसेस सिखाता है, जिसे आजकल की भाषा में डिज़ाइन थिंकिंग या आइडिएशन या इंटरैक्शन डिज़ाइन कहते हैं. ये उसका एक फंडामेंटल पार्ट है आर्किटेक्चर का, जहाँ आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उनको कैटेगरिकली फॉर्मेट करना या डिवाइड करना, और फिर उनके बीच में किन चीज़ों के ऊपर एक्ट करना चाहिए, किन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कैसे आपस में प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, सॉल्यूशंस को समझना चाहिए. इस पूरे फ्लो चार्ट को आर्किटेक्चर में सिखाया जाता है, जिसे हम डिज़ाइन प्रोसेस कहते हैं. व्हेन वी डिड आर्किटेक्चर, चाहे पढ़ाई की आर्किटेक्चर की, चाहे आर्किटेक्चर पढ़ाया या फिर मैंने प्रैक्टिस किया, हम ये समझ सकते हैं दैट व्हेन आई मेक अ बिल्डिंग फॉर डॉक्टर, या अगर क्रिकेट पवेलियन बना रहे हैं, या एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं बना रहे हैं, या किसी के लिए घर बना रहे हैं, तो वी आर ट्रेंड टू गो थ्रू अ डिज़ाइन प्रोसेस. जब हम डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए ट्रेंड होते हैं, अ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस मेकिंग. सो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करते हैं. इट्स ऑल अबाउट द वे यू थिंक, आप कैसा सोचते हैं और कितना कैटेगरिकली सोच सकते हैं और कितना विजनरी होके सोच सकते हैं, आगे का कैसे सोचते हैं. जैसे आर्किटेक्ट्स एक प्लेन ज़मीन जब हमें मिलती है, प्लॉट ऑफ लैंड जो खाली मिलता है, उस पर अपनी बिल्डिंग की डिज़ाइन को सोचते हैं. वैसे ही हम जब आज आपके बिज़नेस के बारे में आपसे बात करते हैं, तो आज आपसे ज़्यादा 5 साल 10 साल के बारे में सोच पाते हैं. एंड दैट इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट आर्किटेक्चर एंड स्टार्टअप्स. सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, और प्रैक्टिस करते करते मतलब ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप में शिफ्ट किया? ये सवाल अभिमन्यु बहुत लोग पूछते हैं. आई विल टेल यू, आर्किटेक्चर भी अपने आप में बहुत क्लोजली एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ, अपने आप के बारे में जानना और अपनी ज़िद पे, अपने पैशन से अपने काम को अपनी डेफिनेशन देना. आर्किटेक्चर में भी जब कोई क्लाइंट आता है तो कहता है कि एक अच्छा सा घर बना दीजिए. अच्छे से की डेफिनेशन क्या है, वो एक आर्किटेक्ट डिफाइन करता है कि उसके लिए अच्छी की डेफिनेशन क्या है. द सेम इज़ विद एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी सिमिलर टू इट, कि आप अपना पैशन डिफाइन करते हैं, आप अपने पैशन से कुछ प्रॉब्लम फाइंडिंग डिफाइन करते हैं, उस प्रॉब्लम को कहाँ तक ले जाना है. सबके लिए स्टार्टअप की अलग अलग डेफिनेशन होती है. कोई अपने क्रेज़ के लिए करता है, कोई अपने फेम के लिए करता है, कोई मनी के लिए करता है. सो इट्स वेरी सिमिलर, बोथ प्रोफेशंस आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. और दूसरा, दोनों में ही ग्रोथ जो है बहुत ही कमर्शियल और पैशन का मिक्स होती है. सो आई फाइंड बोथ ऑफ देम वेरी क्लोज टू ईच अदर. बट ऐसा कौन सा कोई डे आया था जब आपको लगा कि नहीं यार, मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, एंड आई हैव टू हेल्प people in becoming entrepreneurs by themselves? Being a professor for many years, अभिमन्यु, हमेशा से I was connected to students. मुझे लगता था कि यूथ को कैसे अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए, that they can make a future for themselves और एक अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकें वर्ल्ड पे. So I was connected to incubators. ACIC VGU Foundation was my first incubator. Then VGU TBI Foundation, then AIC MUJ, इनके साथ में कनेक्ट होते होते I realized कि this is a good path जहाँ मैं अपनी एकेडमिक नॉलेज, अपनी स्ट्रेंथ, अपने खुद के पर्सनल पैशन को कन्वर्ट कर सकती हूँ, कि कैसे हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू एंटरप्रेन्योर्स. क्योंकि जो जर्नी आपने जी है, वो जर्नी आप आसानी से सिखा सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड एन एक्सेलरेटर, इनोवर, which is innovation by the women and which supports everyone to become entrepreneurs. So अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया है और वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मार्केट रिसर्च कितना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि वो अपना जो टाइम और एनर्जी और जो मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं वो खराब ना जाएं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट रिसर्च. इसको हम कहते हैं गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी या नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर, KYC हमारी भाषा में कहा जाता है. आपके मन में आइडिया हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है किसी चीज़ के बारे में, और आपको लग सकता है कि ये प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन जो हम बता रहे हैं ये परफेक्ट सोल्यूशन है. बट डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट करना चाहिए, आपको मार्केट में टेस्ट करना चाहिए.
आपको बिल्कुल हिचक नहीं करनी चाहिए, लोगों से जाकर पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए कैंडिडली, फॉर्मल सर्वे के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, लेकिन आपको मानना और जानना और समझना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम को आप जितना गहरा समझ रहे हैं और उसके सोल्यूशन को आप जितना मार्केट फ्रेंडली समझ रहे हैं वो है या नहीं। डेफिनेटली इसके बहुत सारे तरीके भी हैं और इसके बहुत सारे प्रोसेसेस भी हैं। इसके लिए आप डेटाबेसेस सर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च प्लेटफॉर्म सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आजकल चैट जीपीटी आपकी मदद करता है कि इसका मार्केट ट्रेडिशन क्या है, ट्रेंड क्या है, क्लाइंट्स और कस्टमर्स कैसे बिहेव करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्टार्टअप। मैंने काफ़ी बार ये सुना है मैम कि मतलब हर कोई एडवाइस देते हैं कि पार्टनरशिप में कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये सच है, और अगर नहीं तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ अभिमन्यु, हम मारवाड़ीज हमेशा ही बिज़नेस करने के लिए फेमस हैं, राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट। और हमारे यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि बिज़नेस अपना होता है। पर जब बिज़नेस के लिए आपके पास में कैपिटल होता है, आपके पास में ज़मीन है, अपनी बिल्डिंग्स हैं, अपनी फैमिली है आपके साथ काम करने के लिए, तो डेफिनेटली बिज़नेस अपना होता है। बट आजकल जबकि हम देखते हैं कि एक ही फैमिली में 4 तरह के बिज़नेसेस हैं, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनके पीछे फैमिली बैकग्राउंड्स नहीं है लेकिन वो बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। इसी फॉर्मेट को हम स्टार्टअप बड़े सरल भाषा में कहते हैं, क्योंकि स्टार्टअप इज़ ऑलवेज बाय कोलैबोरेशन। आप लोगों से जुड़ते हैं, आप अकेले शुरू करते हैं तो हम आपको फाउंडर कहते हैं। आप अपने साथ में एक ऐसा इंसान जोड़ते हैं जो कि आपके विजन में बिलीव करता है और सोचता है कि आपके साथ मिलकर चलेगा, आपके इस मुश्किल रास्ते को तय करेगा, उसे को फाउंडर कहते हैं। और साथ ही वो एम्प्लॉयज़ या वो टीम मेंबर्स जो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ के काम करना चाहते हैं, उनके साथ में ईसॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, आपको उनको कंपनी के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग आपके विजन में, आपके आइडिया में ट्रस्ट करते हैं, वो आप में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। और इस तरह से हम सब इक्विटी मतलब अपनी कंपनी की परसेंटेज शेयरिंग को आपस में डिवाइड करते हैं और मिलकर एक प्रोडक्ट या मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। इसी को स्टार्टअप कहते हैं। एंड दैट इज़ वाई कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप स्टार्टअप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को को फाउंडर्स सेलेक्ट करने हैं तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उनको देखनी चाहिए को फाउंडर्स में? मेरा मानना है पहली क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपकी तरह सोचना चाहिए, परंतु आपकी जैसी स्किल्स होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो स्किल्स आपकी हैं, आपसे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली बेटर होगा। क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं वही सेम काम दूसरा करे, ज़रूरी नहीं है। तो जो काम आप कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बहुत क्लियर होना है, जो आप नहीं कर सकते वो आपके को फाउंडर का काम है। सोच दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, सोचने की क्षमता और सोचने की स्पीड भी सिमिलर होनी चाहिए। बहुत बार को फाउंडर्स के साथ में ये एस्पेक्ट हमने देखा है कि को फाउंडर्स और फाउंडर एक गोल के लिए अचीव कर रहे हैं, बट दोनों की स्पीड अलग है या दोनों का रास्ता सोचने का अलग है। एंड दैट इज़ वेयर देयर आर मेजर डिफरेंसेस दैट अप्रोच। सो इसलिए को फाउंडर आपका साथी होता है, आपके लगन बिजनेस के बराबर में आपके जितना सोच सकता है, आपके जितना स्लॉग कर सकता है, और आपके साथ जब आप एक साथ उस फाइनल स्टेज पे खड़े हों तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपके साथ में ट्रॉफी उठा रहा होगा? अगर हाँ, तो वो आपका परफेक्ट को फाउंडर है। और ये को फाउंडर्स मिलते कैसे हैं मैम? मतलब फॉर एग्जांपल आज अगर कोई एक छोटे से सिटी से है या फिर गांव से है और उसके अंदर उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है और उसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ जाके मतलब इस तरीके से सिमिलर वाइब और फ्रीक्वेंसी मैच करने वाले लोगों को ढूंढ सकता है और उनको अपना को फाउंडर बना सकता है? देखिए, ये एक रास्ता है, इस पर आप चलते जाएंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे। लिंक्डइन वैसे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वहाँ पर लाइक माइंडेड लोग बात करते हैं और वहाँ पर इस तरह के डिस्कशंस भी होते हैं कि को फाउंडर्स कहाँ मिलेंगे। परंतु इसके अलावा मेरा मानना है कि आपको अपने लाइक माइंडेड कम्युनिटी, जैसे आप अगर किसी सेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर आप फैशन के बारे में बात करते हैं या आप रियल एस्टेट बिजनेस में काम करना चाहते हैं, तो उस तरह के लोगों से अगर आप मिलते रहते हैं तो आपको उन लोगों में वैसा सिमिलर पैशन नज़र आता है। एंड देन स्लोली विद टाइम आपको अपना समय लेकर उनसे बात करनी चाहिए। कुछ समय तक अपने साथ में उनके साथ काम करें, मिलकर काम करें, और जिस दिन आपको लगे कि ये काम ठीक लग रहा है, कुछ समय के बाद में आप उन्हें को फाउंडर की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मैंने देखा है आजकल कि जो जितने भी बड़े सिटीज़ होते हैं उसमें बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो क्या उनसे कुछ इस तरीके का सपोर्ट मिल सकता है? ये होते क्या हैं बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स? अभिमन्यु, देर आर लॉट ऑफ इवेंट्स। नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट
पोर्शन है, जैसा कि सब लोग कहते हैं योर नेटवर्क इज़ योर न्यू नेटवर्थ, दैट्स वेरी राइट। बिजनेस नेटवर्किंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। वहाँ पर आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, आपके जैसा सोचने वाले लोग मिलते हैं, आपके जैसा समझने वाले लोग मिलते हैं। तो जैसा कि हम जयपुर या अगर राजस्थान या इंडिया लेवल पे बात करें, बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं, कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आई एम अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रुप जहाँ पर ऐसी बातें की जाती हैं, बिज़नेस के बारे में रोज़ बात की जाती हैं। वैसे ही फाउंडर मिक्सर्स होते हैं बहुत सारे सिटीज़ में, जहाँ पे फाउंडर्स आपस में जाकर डिस्कशन करते हैं। अलग अलग बैंक्स, अलग अलग इंक्यूबेटर्स, कंपनीज़, नेटवर्किंग ग्रुप्स ये फाउंडर मिक्सर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, गूगल देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ फाउंडर मिक्सर्स एंड इकोसिस्टम कनेक्ट इवेंट्स दैट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। यू मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ दोज इवेंट्स। जब आप लोगों से मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। सो आपने जब ये इनोवर स्टार्ट किया, इसमें जो भी लोग आते हैं आपके पास में, तो आप उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते हैं? क्या आप सभी को अपने विंग्स के अंदर ले लेते हैं, या फिर आप कुछ क्वालिटीज़ देख के उन्हें सपोर्ट और नर्चर करते हैं और अपने साथ में वर्क करवाते हैं? जी अभिमन्यु, देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनोवर इज़ एन एक्सेलरेटर। तो हम देखते हैं पहला ध्यान हमारा मिडिल स्कूल, राइट? मिडिल स्कूल। या तो हमारा पहला ध्यान होता है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया है, कि मतलब पहले प्राइमरी स्कूल में कैसी पढ़ाई करी है। जिसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी स्कूल का टॉपर होगा वही सेकेंडरी स्कूल में जाएगा, बट टॉपर ने कितनी शिद्दत से मेहनत करी है, कितने दिल से मेहनत करी है, सच में उनकी इच्छा कहाँ तक पहुँचने की है, विजन कितना बड़ा है, सच में वो जो प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं या जो आइडिया को लेकर आ रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। फिर आगे की जर्नी और कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल और मेहनत और स्पीड की होती है। तो फाउंडर की कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी कैपेसिटी के साथ कितना समय देख पाते हैं, कितने मेहनत करना चाहते हैं, और उनका ग्रोथ विजन क्या है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स के जो प्रमोटर्स होते हैं या फाउंडर्स होते हैं, उनकी खुद की भी इच्छा इस इकोसिस्टम से जुड़ने की होती है ग्रोथ के लिए। तो अगर हम एक्सेलरेटर हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम जुड़ें साथ में, हमारे भी रिजल्ट्स अच्छे रहें, प्लेसमेंट्स हम भी अच्छे करें और फाइनली आगे बढ़ें। तो फाइनली एक फुल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसका आइडिया भी अच्छा है, सेक्टर भी अच्छा है, और फाउंडर इतना पैशनेट है कि दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, मेहनत ज़रूर करके जाएगा, उसको साथ देने में डेफिनेटली मज़ा ज़्यादा आता है। सो दे आर द प्रेफर्ड एसेट्स, वी कॉल देम आवर एसेट्स। ओके। सो आई एम श्योर आपने काफ़ी लोगों के साथ में काम किया है। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि लोग करते हैं वाइल स्टार्टिंग देयर स्टार्टअप्स, और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अमंग द मिस्टेक्स अभिमन्यु, मैं कहूँगी पहली है अपने आप में रहना, सोचना और अपने आइडिया को सुपर्ब मानना। बिजनेस इज़ नॉट फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए नहीं करते हैं, आप उसके खरीदार नहीं हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं। एंड बिजनेस तभी बनेगा जब कोई उसे खरीदेगा। सो मार्केट में बाहर जाना, लोगों की ओपिनियन को पॉजिटिवली लेना, उस ओपिनियन के हिसाब से अपने बिजनेस को आइटरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स अर्ली स्टेज में नहीं करते हैं। दे आर वेरी एडमेंट अबाउट देयर आइडिया एंड देयर ओन प्रोसेस या वे ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि मार्केट स्ट्रैटेजीज़, क्लाइंट को समझना, अपने मार्केट एनालिसिस, सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टार्टअप फंड रेजिंग के लिए किए जाते हैं या इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए किए जाते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा, हमें फंडिंग कौन देगा। मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स की ये सोच होती है, समझ होती है, और वो इसी में जूझ रहे होते हैं। अगर वो अपने काम को मेहनत, शिद्दत और फोकस के साथ करते जा रहे हैं, अगर आपके बिजनेस में, स्टार्टअप में रेगुलर ग्रोथ देखी जा रही है और आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर सोच समझ कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कस्टमर आपके पास में आ रहे हैं और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास अपने आप आएंगे। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के लिए स्टार्टअप नहीं किया जाता है, उसके लिए स्टार्टअप करना सबसे बड़ी गलती है। मैंने कुछ ऐसे खतरनाक शब्द सुने हैं जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको डिसेक्ट करके हमें बताएं। जैसे कि बूटस्ट्रैपिंग है, वो क्या चीज़ होती है मैम? अपने जूते के फीते आपने कसे हैं और आप कस कर आगे चल रहे हैं, बूटस्ट्रैपिंग। आप अपने खुद के फंड्स के साथ अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, अपनी रेवेन्यू में को वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने जो कमाया अपने ही प्रॉफिट्स को वापस अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, किसी और से फंड नहीं ढूंढ रहे हैं, अपनी कमर खुद कसी है, उसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। ओह बहुत इजी कर दिया हमारे लिए। और नेक्स्ट चीज़ है क्राउड फंडिंग, ये क्या चीज़ होती है?
कुछ फाउंडर्स और कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है। जब वो आपके इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों, इसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। जब आपको लगता है कि आपका आइडिया ऐसा है जिसमें इमोशनल टच है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, लोग आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे, आप उस आइडिया को बहुत सारे लोगों को देते हैं। किसी एक से बड़ा अमाउंट लेने की जगह आप बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करना प्रेफर करते हैं, उसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। और एक पिवटिंग करके भी एक टर्म है, वो क्या चीज़ है मैम? बहुत खतरनाक टर्म है पिवटिंग। पिवटिंग शब्द मैंडेटरी है, ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है, पर सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि पिवटिंग का मतलब है कि आपको ऐसा कोई इनपुट मिला है, दैट इनपुट बाहर से हो सकता है, आपके क्लाइंट से, कस्टमर से, मार्केट से, कॉम्पिटिटर से, आपके अंदर से, आपकी टीम की तरफ से, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि कुछ बदलना पड़ेगा, कि सही नहीं जा रहे हैं और रास्ता थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। इतनी सी बात है कि आपका, जैसे हम साइंस में नहीं वो छोटा सा डायग्राम देखते हैं पिवट का, उतना ही है कि आपका एंकर पॉइंट सेम है, विजन सेम है, सोच सेम है, वो नहीं बदल रही है, बस आप थोड़ा सा घूम कर उस काम को करना चाहिए। साइंस से मुझे एग्जाम्पल आया कि जब आप 10th पास कर लेते हैं और मम्मी पापा और पीयर प्रेशर की वजह से साइंस ले लेते हैं और उसके बाद में 1-2 महीने बाद में पता चलता है कि इट्स नॉट हैपनिंग और आप अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं। आई थिंक इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट? यस, वेरी सिमिलर टू दैट। बट डिफिकल्ट होता है अपनी स्ट्रेंथ समझ के और मार्केट का रिव्यू समझ कर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अगर उसी गलत डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो फिर आगे जाके आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। और उसी टाइम अगर आप ये एनालिसिस कर लेते हैं और अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। बिल्कुल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है मार्केट की डिमांड क्या कह रही है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता है। एंड आपकी सराउंडिंग्स को देखकर अपने आप को बदल लेना इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। यही ह्यूमन है, यही बिजनेस है। बदलाव ज़रूरी है। बदलाव ज़रूरी है और बदलाव को अडेप्ट उतनी ही सहजता से कर लेना और उसको अपने बेनिफिट और अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए मोड़ लेना पिवटिंग है। और जब आपका बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया है, तो इसको स्केल अप किस समय पे करा जाना चाहिए, वो कब डिसाइड होता है मैम? ये एक स्टार्टअप की बहुत बड़ी यूनिकनेस है इस इकोसिस्टम की। स्टार्टअप में स्पीड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप कितनी जल्दी उस मुकाम तक या उस एम तक पहुंच सकते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाई जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ इज़ योर स्पीड। तो इसलिए जब आप टाइम की बात पूछेंगे तो जितना तेज़ चल सकते हो, द फास्टर यू कैन, अ बेटर फाउंडर यू आर। तो इसीलिए स्टार्टअप में भी ऐसा ही है कि जब आपको रियलाइज़ हो जाए, अगर रात में मौका याद आ जाए कि ये करने से मेरे स्टार्टअप में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, आपको इमीडिएटली एक्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके कस्टमर का ट्रैक्शन, मतलब लोग आपके पास में आ रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, दिवाली का समय है, या अगर आप कहें न्यू ईयर का सीज़न आ गया है, तो आपको अपनी सेल्स बढ़ा लेनी चाहिए। सो इसमें समय बाउंड नहीं है, इसमें रिजल्ट्स बाउंड है। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम स्ट्रेंथ अच्छी है, उसी समय पे अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। स्टार्टअप स्टार्ट करने की बेस्ट एज क्या है, या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, या फिर जेंडर क्राइटेरिया है? अभिमन्यु, आजकल तो इंडिया इस चीज़ का एग्जाम्पल बना हुआ है कि 16 साल से लेकर 60 साल के स्टार्टअप फाउंडर सक्सेस स्टोरीज़ हमें रोज़ यूट्यूब पे और एक पेपर में पढ़ने को मिल रही हैं। उम्र तो कोई नहीं है, जिस दिन आप डिसाइड कर लें आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, समझदार हो गए हैं और कुछ करना चाहते हैं, ज़िद भी है और करने की इच्छा भी है, हिम्मत भी है और समय भी देना चाहते हैं, वही आपकी राइट एज है। एज के लिए मैं कहूँगी जब अपने लाइफ में 2 साल का समय हो, किसी चीज़ को पूरा समय देने का मन हो, वही राइट एज है। बट स्टिल मैम, क्या क्राइटेरिया रहते होंगे? क्या 10 साल का बच्चा भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए या आपकी कंपनी रजिस्टर करने के लिए कभी से भी इंडियन गवर्नमेंट में कोई एज की रिक्वायरमेंट, अच्छा, एज रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। ये कभी से भी नहीं थी। बट ये आजकल क्योंकि हमें एक्सपोजर बहुत है, हम दुनिया के बारे में जानते बूझते ज़्यादा हैं, समझते ज़्यादा हैं, रुपी बिजनेस इकोनॉमिक समझने लगे हैं, ये रोज़ की चाल चलन का शब्द हो गया है, इसलिए किसी भी एज ग्रुप में करते हैं और कर सकते हैं, करना चाहिए। मैंने रिसेंटली देखा था, एक 90 साल के वृद्ध हैं जो कि उनकी बेटी के आई थिंक हेयर लॉस होता था और उन्होंने एक
तेल प्रोडक्ट नया निकाला है, तो और वो बहुत अच्छा चलने लग गया है। ऐसे ही एक ओल्ड लेडी हैं जिन्होंने आई थिंक अचार वगैरह बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छा चलने लग गया है। सो एज डजंट मैटर एंड जेंडर डजंट मैटर फॉर दिस। जेंडर डेफिनेटली डजेंट मैटर। जेंडर इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एक ही चीज़ को दो तरह से देखने के तरीके हैं। जैसे हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं, वैसी ही बात है। तो जेंडर की वजह से आपके स्ट्रेंथ्स, आपकी शक्तियाँ, आपके दुनिया को देखने का तरीका और आपके आगे चलने का तरीका अलग हो सकता है। बट उसकी वजह से आपको रुकना चाहिए या आपको सोचना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पर हाँ, सभी को, चाहे वो मेन हो या विमेन हो, अपना बैकग्राउंड, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी टीम, कौन आपका साथ देगा। कई बार महिलाओं को चिंता होती है कि अगर मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूं तो क्या मेरे फादर मेरा सपोर्ट करेंगे, क्या मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करेंगे, क्या सोसाइटी मेरा सपोर्ट करेगी। ट्रस्ट मी गाइस, आदमियों को भी उतनी चिंता होती है। जब उन्हें स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है या बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उनकी भी वही चिंता होती है, क्या मेरी वाइफ सपोर्ट करेगी, क्या मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी, क्या मेरे दोस्त मानेंगे, क्या दुनिया सुनेगी। तो जद्दोजहद और सोच, प्रॉब्लम्स दोनों की बराबर होती है। आप फाइट करने के लिए कितना तैयार हैं, कितना अपने आसपास वालों को समझाने के लिए तैयार हैं और कितना खुद अपने बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, वही ज़रूरत है। जेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इनोवर जो आपकी फर्म है उसमें आप फीमेल्स को और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, उसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल अभिमन्यु, हम ही नहीं, सरकार भी उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिक्वायरमेंट है कि हम सबको साथ लेकर चलें, तभी हम पूरा संपूर्ण ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे। इफ़ वी आर 50-50, तो 50-50 हैं पॉपुलेशन में, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उसके हिसाब से सभी को सपोर्ट करें। सरकार डेफिनेटली इसके लिए अलग अलग स्कीम्स भी चलाती है। वैसे ही इनोव हर, जिसको हम मानते हैं कि इट इज़ इनोवेशन बाय द विमेन, बिकॉज विमेन आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट एवरीवन। इनोवेशन बाय विमेन से हमारा कहना है कि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे मेंटर्स, हमारी वर्किंग टीम में हम ज़्यादा विमेन के साथ काम करते हैं। हम क्वियर कम्युनिटी और विमेन या वो फाउंडर्स जो कि टियर 2, टियर 3, जिन्हें हम कहते हैं कि गांव से या उन बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है या उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हम उन्हें सपोर्ट करना अपना मैंडेट समझते हैं, हमारे लिए ज़रूरी रखा है हमने। हम मानते हैं कि हमें करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस करने की, इनोवेशन करने की, नया कुछ सोचने के लिए कोई बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम सभी को सपोर्ट करना चाहते हैं, करते हैं। रादर हम अपने हर सिलेक्शन क्राइटेरिया में इनको फेवर करते हैं। पर्सनली मेरा मानना है अभिमन्यु कि जो माइनॉरिटी में हैं या जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जिनके बारे में लोगों ने सोचा नहीं है या जिनको मौका नहीं दिया गया है, वो ऑलरेडी टफ फाइटर्स हैं, वो ऑलरेडी ज़्यादा इनोवेटिव हैं, वो ऑलरेडी ज़्यादा दृढ़ निश्चय लिया है उन्होंने, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। उनके आई वुड से दे आर स्ट्रॉन्गर बाय विल, दे आर स्ट्रॉन्गर बाय ग्रिट। मेहनत ज़्यादा करने की हिम्मत रखते हैं। तो जब वो इंग्रेडिएंट ही स्ट्रॉन्ग है, आपको उस पर तड़का कम लगाना पड़ेगा, बस एक रास्ता ही तो दिखाना है। मौका अगर उन्हें दिया जाए तो दे विल डेफिनेटली बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप फाउंडर्स ऑल्सो। सो कोई ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहेंगे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से अगर आपने किसी को सपोर्ट किया और वो अभी अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में शेयर करने के लिए? बिल्कुल अभिमन्यु, मैंने कोशिश करी है उनसे मिलने की, बात करने की, चाहे प्राइड सर्कल हो, चाहे नई भोर हो। एंड मुझे लगता है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में हम अभी भी काम कर रहे हैं, जो कि अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं। उनके आइडियाज़ ज़्यादातर कंटेंट क्रिएशन या क्रिएटिव फील्ड्स को लेकर ज़्यादा होते हैं, फैशन को लेकर होते हैं, मेंटल स्ट्रेस के ऊपर हम एक जने के साथ काम कर रहे हैं हु इज़ वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप जहाँ पर वो मेंटल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को फील किया है और इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और इसलिए ये स्टार्टअप्स बनाते हैं। डेफिनेटली ये ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग होते हैं,
क्योंकि इनका सेक्शन बहुत लिमिटेड जोन होता है और हर कोई इन सेक्शंस के अंदर उतना फ्लेयर नहीं कैरी करता है जितने हमारे फाउंडर्स क्वेयर कम्युनिटी से या विमेन विंग से इन बैकग्राउंड्स को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि दिस इज़ अ परफेक्ट मैच। जो इस चीज़ को समझ सकता है, जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वही अगर इसका बिजनेस करे तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ फास्ट होगी, ज़्यादा अच्छी होगी एंड दे विल मेक फॉर अ परफेक्ट स्टार्टअप। आपके कोई फेवरेट स्टार्टअप्स हैं जो कि इनोवर ने नर्चर करें? दैट्स अ टफ क्वेश्चन एंड यू शुडंट आस्क दैट। हर मदर के लिए सब बच्चे बराबर बराबर होने चाहिए। स्टिल वन और टू जो कि आपको लगता है कि जिनको मेंशन किया जाए और हमारे व्यूअर्स उनसे कुछ इंस्पायर हो सकें। एक स्टार्टअप के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी। इट इज़ कॉल्ड कावड़िया। ये मेरे एक स्टूडेंट जो कि व्हेन आई वाज अ प्रोफेसर ही वाज अ स्टूडेंट विद मी। थर्ड ईयर में वो बच्चा बोला कि मैं डिग्री पूरी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ। एंड ही वॉज फ्रॉम अ फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट और उसने अपना चेंज किया फैशन डिज़ाइन से इंटीरियर डिज़ाइन की तरफ। तब भी हमको लगा था कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बट उसके मन में एक लगन थी, ज़िद थी। उसकी ज़िद को हमने साथ दिया, हमने उसको डिग्री कंप्लीट करने में पुश किया, मेहनत करी और आज वो अपना एक बहुत ही यूनिक ब्रांड लेके कैरी करता है जिसके अंदर वो चाहता है कि मेरी लेगेसी है। उसकी मदर, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको क्राफ्ट और उसको छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स के बारे में सिखाया जो कि उसे बहुत पसंद है। उसने उसको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ में डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जो बहुत यूनिक है। उसकी इच्छा है कि नई जनरेशन दैट इज़ अ जेन जी जो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, पहनते हैं, उनके लिए उस तरह के कपड़े अवेलेबल होने चाहिए। सो ही वर्क्स उसका पॉप कल्चर और साथ में एक मन में इच्छा है कि क्राफ्ट कनेक्ट करता है, तो ऑलमोस्ट 200 कारीगरों के साथ काम करता है। सो आई कॉल इट अ होलिस्टिक अप्रोच। ज़िद है, इमोशन है, इच्छा है, अच्छी सोच है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सॉल्व करने की इच्छा है और साथ में एक इमोशनल और सोशल बेनिफिट भी क्रिएट करना चाहता है। तो मुझे वो कंप्लीट प्रोडक्ट लगता है, इसलिए इमोशनली मैं उससे बहुत कनेक्टेड हूँ एंड आई ऑलवेज विश हिम ऑल द बेस्ट। वी आर वर्किंग वेल विद हिम। आई एम श्योर दैट ब्रांड विल बिकम अ वेरी बिग नेम वन डे। सिमिलरली आई एम ऑल्सो पैशनेट। ऐसे फाउंडर्स हैं हमारे पास में। लेट्स से आई विल टॉक अबाउट अ फाउंडर हु इज़ कॉल्ड मोहित सोनी। ही बिलोंग्स टू अ वेरी फ्लुएंट फैमिली और उसने अपनी फैमिली बिजनेस में नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बट उसका मन में एक इच्छा है कि मैं अपना कुछ करूं, मेरी खुद की पर्सनल जो स्किल सेट है या इच्छा है लाइफ में वो पूरी करूं। उसकी वाइफ उसके साथ में है, उसके जूनियर स्कूल से कॉलेज से उसके साथ में जुड़े हैं और वो अपना स्टार्टअप बना रहे हैं। वो एक डीप टेक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। AI इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रोडक्ट है जो कि अगर सक्षम हो गया, जो कि हम टेस्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छा जा रहा है, वो रेडियोलॉजी की इंटरनेशनल दुनिया बदल देगा। ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं। आज बात करके और सुनकर आपको लगता होगा हम दुनिया बदलना चाहते हैं और क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो पाएगा। पर फाउंडर्स हर बैकग्राउंड के होते हैं एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ द फाउंडर या उसकी जो इच्छा होती है, उसकी जो ग्रिट है और उसका जो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट उस स्टार्टअप को लेकर है, जुड़ाव है और काम करने की इच्छा है। जिसके पास सब कुछ है वो भी आधी रात में काम कर रहा है और जो एक स्टूडेंट है जिसके पास में आज फंड का कोई इंतज़ाम नहीं है वो भी पूरा दिन और रात काम कर रहा है। उसका वो पैशन है जो कि कनेक्ट करता है मुझे उनके साथ में और पुश करता है मुझे कि इनकी मदद करनी चाहिए, नॉट टू सपोर्ट देम बट टू बिकम अ गुड फाउंडर टू देम, गुड पार्टनर टू देम। वी आर गुड पार्टनर्स टू स्टार्टअप्स। अभी आपने बात करी फंड की, तो ये जो फंड है ये कहाँ से आता है मैम? ये इन्वेस्टर्स कहाँ से आते हैं और आप तक कैसे पहुँचते हैं? कुछ इसके बारे में बताइए और आप अपने से उन स्टार्टअप्स को किस तरीके से पहुँचाते हैं वो फंड्स? अभिमन्यु, स्टार्टअप्स का ये वो पहलू है जो मैं चाहूँगी कि सबके साथ में आप भी शेयर करें आपके प्लेटफॉर्म से। अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम आज बड़ा बज़वर्ड है, उसका सबसे बड़ा कारण ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये फंड्स हैं। किसी भी चीज़ को बड़ा होने के लिए उसकी इच्छा और आशा और आइडिया और विजन ज़रूरी है, बट साथ में फंड ज़रूरी हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट फंड इन्वेस्ट कर रही है स्टार्टअप्स में। बहुत बड़ा फंड है इंडियन गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा बजटिंग स्टार्टअप्स पर जाता है क्योंकि सरकार का मानना है कि
एम्प्लॉयमेंट सरकार लिमिटेड प्रोवाइड कर सकती है, कॉरपोरेट्स लिमिटेड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर हमारे हर गली और हर गांव में स्टार्टअप्स का नंबर ज़्यादा होगा, वो खुद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसलिए वो अपने इन्वेस्टमेंट को इस सेक्टर में लगाते हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाते हैं उतना ही स्टार्टअप बनाने में लगाते हैं। सेम इज़ विद प्राइवेट पीपल। अगर हम बात करें, हम जिन्हें कहते हैं HNIs, हम जिन्हें कहते हैं पीपल हु आर इन्वेस्टर्स, हम जिन्हें कहते हैं कि जो खुद एंजल इन्वेस्टर्स हैं, ये एक वर्ड है एंजल इन्वेस्टर जिन्हें हम कहते हैं, जो एंजल्स की तरह उतरते हैं हमारी मदद करने के लिए। ये इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये अब तक गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, लैंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, और इनका मानना है कि स्टार्टअप मार्केट में कि जब हमें इन्वेस्टमेंट ही करना है तो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में करें जहाँ पर ग्रोथ रिटर्न ज़्यादा हैं और आप उसकी शक्ल जानते हैं जिस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप गोल्ड, लैंड और शेयर्स की बजाय स्टार्टअप फाउंडर पे ट्रस्ट करते हैं। और थर्ड मार्केट में जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहते हैं, उसमें आते हैं VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, फंड्स, AIFs जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और नॉन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड दोनों तरीके से चलते हैं, सिंडिकेट्स होते हैं, एंजल नेटवर्क्स होते हैं, और साथ में आजकल हम इन्हें PE कैटेगरी भी बोलते हैं, प्राइवेट एक्विटी प्लेसमेंट्स होते हैं, जो कि फंड्स के, जो कि कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, बड़े फंड्स होते हैं। वो अपना एक थीसिस या अपना एक सोच रखते हैं कि वो किस तरह के फाउंडर में और किस तरह के सेक्टर में, किस तरह के बिजनेस में, किस साइज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी इसी चीज़ में देखते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज फॉर रिटर्न एंड ग्रोथ। जब कोई आप में इन्वेस्ट करता है तो वो अपना रिटर्न देखता है, फाइनेंशियल रिटर्न, ग्रोथ। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इन स्टार्टअप्स आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देते हैं, आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, और इसलिए ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो स्टार्टअप्स को पुश करता है, और इसीलिए फाउंडर्स को मदद मिलती है, और इसीलिए आज स्टार्टअप इकोसिस्टम टॉक ऑफ द टाउन है, बिकॉज एवरीवन वांट्स ग्रोथ। अगर आप हर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और उस फाउंडर के ऊपर विश्वास करते हैं जो आपके लिए वो काम करेगा जो आप कहीं दिल में करना चाहते हैं। हमने टीवी पे एक शो देखा है, शार्क करके कुछ नाम है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो क्या चीज़ से रिलेटेड है? वो क्या आपके इसी स्टार्टअप से रिलेटेड है? हाँ अभिमन्यु, वो स्टार्टअप का एक मॉक है, मतलब जैसा हम कहते हैं ना कि एक इसका छोटा स्टेज परफॉर्मेंस है कि कैसे एक स्टार्टअप चलता है, उसको दिखाया जा रहा है। एक फाउंडर आता है, वो अपनी इच्छा बताता है, अपना पैशन बताता है, उसने आज तक क्या किया है, किस तरह के लोग उसके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, और किस तरह का बिजनेस ग्रोथ उसे मिलेगा। वो अपनी वैल्यू बताता है। सामने वो लोग बैठे होते हैं जिन्हें शार्क्स कहते हैं, क्योंकि शार्क्स वही होते हैं जो आपको खाने के लिए बैठे हैं। बहुत ही देसी भाषा में हम कहते हैं दैट शार्क्स आर डेंजरस बट मोस्ट ऑफ द टाइम शार्क्स आर गुड। आप किसी शार्क को पसंद आने चाहिए। जब आप शार्क को पसंद आ जाते हैं, वो आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से आप पार्टनर्स बनते हैं। जब आप पार्टनर्स बनते हैं और दो लोग मिलकर जुड़कर उसी बिजनेस और विजन को बनाते हैं तो डेफिनेटली बहुत बेटर बनाते हैं। और साथ ही आपको टीवी चैनल पे आने का मौका मिलता है, आपको ब्रांड मिलता है, आपके प्रोडक्ट को दुनिया पहचानती है, उससे आपको सेल्स ग्रोथ मिलती है। तो ऑल इन ऑल ये एक स्टार्टअप का छोटा प्रारूप है जो आपको वहाँ दिखाया जाता है, मॉक दिखाते हैं। सुनने में ये आया है कि वो काफ़ी स्क्रिप्टेड भी है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? स्क्रिप्टेड तो सभी होता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड होने का मतलब है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये स्क्रिप्ट होती है। सच में क्या होना है, आपका स्टार्टअप कितना चलेगा, कौन कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और आप दोनों जुड़कर उसको कितना आगे ले जाएंगे, ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। ये दुनिया पर ही डिपेंड करता है। तो आपके स्टेटमेंट ज़रूर स्क्रिप्टेड होते हैं, बट आपका स्टार्टअप स्क्रिप्टेड नहीं होता। पर काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं और उन लोगों को वो शार्क्स डीमोटिवेट भी करते हैं, पर आगे जाके देखा है कि वहाँ पे एग्जाम्पल्स ऐसे रहे हैं कि जिन लोगों को शार्क्स ने बिल्कुल भी बोल दिया कि यू नो दिस बिजनेस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और वो आगे जाके बहुत अच्छा बिजनेस उन्होंने किया है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये सबसे खूबसूरत पहलू है हमारी ज़िंदगी का। हमें मानना चाहिए और जानना चाहिए और समझना चाहिए कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा आप सोचें ज़रूरी नहीं है। सेम इज़ विद बिज़नेस। शार्क्स आपको क्या कह रहे हैं वो उनकी सोच और समझ आपके बिज़नेस के बारे में है, पर ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही दुनिया बिहेव करेगी, आपके कस्टमर बिहेव करेंगे। तो इसलिए शार्क्स आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या कोई भी आपको रिव्यू दे रहा है। मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स भी अपने इन्वेस्टर्स के रिव्यू से कई बार दुखी हो जाते हैं कि मैम मुझे अच्छा रिव्यू नहीं मिल रहा है या लोग मेरे में मान नहीं रहे हैं।
तो ये मौका है आपको ये बताने के लिए कि यू नीड टू थिंक अ लिटिल मोर, थोड़ा और सोचिए। क्रिटिक्स हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, क्रिटिक्स आपको मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। निंदक नियरे राखिए, ये तो कहा ही है भाई। तो क्रिटिक्स इज़ नॉट टू डीमोटिवेट, क्रिटिक्स डीमोटिवेट नहीं करते हैं, क्रिटिक्स आपको आइडिया देते हैं कि किस डायरेक्शन में सोचिए और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करिए। मे बी शायद आप कैजुअल नज़र आ रहे हैं तो वो आपको डराना ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे सभी चाहते हैं आप सक्सेसफुल हों। क्योंकि जैसा कि हम स्कूल में नहीं कहते हैं किसी टीचर ने मुझे डांटा या मुझे किसी ने टीचर मेरा साथ नहीं देती हैं, तो किसी टीचर के पास में 400 बच्चे एक बार में पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी किसी टीचर की पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। वैसे शार्क या इन्वेस्टर या आपके दूसरे को फाउंडर्स या दूसरे दोस्त पीयर्स जिनको हम कहते हैं, वो अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं या वो आपको टोक रहे हैं। इसका मतलब यही है कि थोड़ा और सोचिए, थोड़ी और मेहनत करिए, कहीं रास्ता है जो आप मिस कर रहे हैं, उस रास्ते को पकड़िए। आपका फेवरेट शार्क कौन है? मैं खुद रादर अ गुड शार्क आई वुड से, शार्क के डेफिनेशन में कहो, आई एम वेरी माइजर, और पूरा ठोक बजा कर जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन करना चाहिए, और मोटिवेट करने के साथ साथ पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी का पार्टनर बनने जा रहे हैं, देखिए शार्क इज़ अ पार्टनर टू यू। जब आप किसी से पार्टनर बनना चाह रहे हैं तो आपका काम सिर्फ उसको आगे बढ़ाना नहीं है, उसके साथ चलना है और सोच समझ के चलना है। तो इसलिए शार्क एक छोटी शार्क को ढूंढता है ताकि उसके साथ में रह सके, नॉट अ डॉल्फिन और एनी अदर। सो राइटली सेड, सो राइटली सेड। हर शार्क एक छोटी शार्क ढूंढ रहा है, और अगर दोनों शार्क मिलकर चलते हैं तो ही फैमिली बनती है। सो जब आपके पास में कोई भी स्टार्टअप का आइडिया लेकर आते हैं और आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो जिस तरीके से उस टीवी चैनल पे जो चल रहा है उसी तरीके से कोई आपके यहाँ पे भी सेटअप होता है जहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं, बैठते हैं और उसके बाद में वो अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, या फिर ये सब ईमेल्स वगैरह पे किस तरीके से होता है? मेरी क्यूरियोसिटी। बिल्कुल अभिमन्यु, इसे पिचिंग कहते हैं इकोसिस्टम में। चाहे इनक्यूबेटर में आप जाएं, चाहे किसी गवर्नमेंट स्कीम में जाएं, चाहे हमारे पास में आएँ या आप किसी भी फंड में जाएं, सभी जगह पिचिंग होती है। पिचिंग अलग अलग तरह की होती है और उसके वर्ड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे एलिवेटर पिच, मतलब एलिवेटर पिच 1 मिनट का होता है। आप 1 मिनट में कैसे अगले आदमी को समझा देंगे कि आपका आइडिया क्या है और आप कितना ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही आपका पिच डेक होता है, मतलब वो आपका 10 से 15 पेजेस का प्रेजेंटेशन होता है जो आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए आपको नॉर्मली 5 से 10 मिनट मिलते हैं अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर लंबे पिचेस भी होते हैं, स्पीड डेटिंग होती है, स्पीड पिचिंग होती है, अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स होते हैं जिनके अंदर आपको समय, टाइम बाउंड समय दिया जाता है सामने वालों को बताने के लिए। टेबल पे डिस्कशन हो सकता है, कॉन्फ्रेंस रूम में हो सकता है, आपको टीवी पे प्रेजेंट करने के लिए कह सकते हैं, और आपसे अकेले में बात की जा सकती है। ये सभी अलग अलग वर्जन्स होते हैं पिच सुनने के। पिचिंग रेगुलरली होती है जब भी आपके पास में 8 से 10 लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो कि आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कंपनी, इनक्यूबेटर या फंड आपके लिए एक पिच सेशन ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पर आप 4-5 लोगों के पैनल के सामने पिच करते हैं। आपके कॉन्फिडेंस, आपका आइडिया, आपका सेक्टर और आपका विजन, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शंस, आप कितना आगे ले जाना चाहते हैं, इन सब बेसिस के ऊपर आपके पिच को सिलेक्ट किया जाता है। हमने बात करी अभी तक छोटे शार्क्स की, तो वो तो आप तक पहुंच जाते हैं किसी तरीके से। अगर कोई बड़ा शार्क जो कि इन्वेस्टर है, तो वो उसको अगर आप तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, या जितने भी ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनके लिए भी कुछ मापदंड होते होंगे? हाँ जी, इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है और हम भी प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम भी प्रमोट करता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो हमारा ब्रेड एंड बटर है, वही हमें चलने सिखाते हैं, आगे ले जाते हैं, बढ़ाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एंजल इन्वेस्टर जिन्हें हम कहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मतलब आपका कोई एक सेक्टर है या 4 सेक्टर है जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं फंड से, इनक्यूबेटर्स से आपको कनेक्ट करना चाहिए, कैंपसेस से, एक्सेलरेटर्स हम जैसे, या स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स से। स्टार्टअप इंडिया खुद अपना स्कीम चलाती है, मेटी स्टार्टअप हब भी अपना स्कीम चलाती है, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन एक स्कीम है, अभी भास्कर करके एक ऐप लॉन्च हुआ है।
स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर हम राजस्थान की बात करें तो आई स्टार्ट चलाती है। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपने इनिशिएटिव्स होते हैं जो वो एंजल इन्वेस्टर्स को कॉल करते हैं आपके साथ में आने के लिए, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं कि आपको कैसे, कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप साल में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको शुरू करना चाहिए एंजल इन्वेस्टिंग। और अगर आपके पास में समय है या संयम है, 18 महीने से 36 महीने, मतलब 1.5 साल से 3 साल के अंदर आप वेट कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को वापस आने के लिए। तो अगर आप किसी पर विश्वास करना चाहते हैं तो स्टार्टअप फाउंडर्स पे विश्वास करिए, क्योंकि वो डेफिनेटली सबसे सेफ और फास्टेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। और ये प्रोवन इन्वेस्टमेंट रिटर्न का प्रोसीजर है। ये एब्सोल्युटली सेफ है क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड गाइडलाइंस के थ्रू किया जाता है। आपके शेयर्स और इक्विटी ट्रांसफ़र, डेफिनेटली आपके शेयर्स और इक्विटी ट्रांसफ़र गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तरीके से किए जाते हैं। परफॉर्मेंस आपकी वहीं पे मैप की जाती है और ये बिल्कुल ही लीगल और प्रोफेशनल कमर्शियल तरीके से काम होता है। तो आप एंजल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं चलना चाहते हैं, हिचक है, तो आप किसी ग्रुप के साथ जुड़िए, किसी इनक्यूबेटर या एक्सेलरेटर के साथ जुड़िए जो आपके प्रोडक्ट्स को, मतलब आपके स्टार्टअप फाउंडर्स को ट्रेन भी करते हों और आपके साथ में उनकी ध्यान भी रखते हों, उनके साथ चलते हों। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स थोड़े रिस्क कम हो जाता है, फेलियर रिस्क कम हो जाते हैं अगर आपके पास में कोई एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर है तो। और अगर आप बड़ा टिकट साइज जिसे हम कहते हैं, आप बड़े शार्क्स बनना चाहते हैं, आप अपने मेजर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब अपना एक अहम पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट इज़ अबव 5 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एनुअली, तो आपको डेफिनेटली किसी वेंचर कैपिटलिस्ट या किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ में या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिसे AIF कहते हैं, इनके साथ जुड़ना चाहिए, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये आपको मदद करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को बेटर बनाने में और स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट बनने में। इसी चीज़ को लेके मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, जो कि मेरे दिमाग में आइडिया है, तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ और किस तरीके से इस प्रक्रिया को शुरू करा जा सकता है? देखिए, फास्टेस्ट तरीका है लिंक्डइन पे मेल डालिए, मैसेज डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए या फिर आप वेबसाइट पर जाकर ड्रॉप अ मैसेज हमारे पास में, एंड हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको समझने की कोशिश करेगी आपका आइडिया क्या है। फिर आपके साथ में 2 या 3 मीटिंग्स करी जाएंगी जहाँ पर आपको और रिफाइन किया जाएगा, आपको समझा जाएगा और फिर आपको पिच कराया जाएगा। जैसे पिचिंग सेशन होता है, आप पिचिंग सेशन में जाइए। इफ़ यू आर फाउंड अप्रोप्रिएट, अगर आपकी सिनर्जी हमारे से मिलती है, जुड़ती है, तो फिर डेफिनेटली हम आपको अपने कोहॉर्ट में लेते हैं। कोहॉर्ट इज़ लाइक अ क्लासरूम और अ बैच, जहाँ पर आपको लिया जाता है और वहाँ पर फिर आपको ट्रेन किया जाता है या आपको साथ दिया जाता है कि आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर एक डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुँच सकें। मान लीजिए कि अगर मेरे पास में बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पैसे आपके पास में होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास में आइडिया, उसका सॉल्यूशन और आपकी इच्छा होना ज़रूरी है, मेहनत लगन ज़रूरी है। पैसे बहुतों के पास में है। आपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज हमें दी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके क्या कोई स्टेजेस होते हैं? देखिए, वैसे तो स्टार्टअप फाउंडर्स की इच्छा होती है कि स्टेजेस लांघ दिए जाएँ, कूद कूद के चला जाए। वी आर रेवोल्यूशनरी पीपल, जैसा हम अपने आप को कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं स्टेज लांघ के चलने की, पर अगर नेचुरल कोर्स में बात करूं और जनरल टर्म्स में बात करूं तो येस, स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है आपका, जिसे हम कहते हैं कि आप खुद सीड फंड डालते हैं, अपना खुद का, आपके पास में कुछ पैसे हैं जिससे आप काम शुरू करते हैं। सेकेंड को हम जैसे अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड। जो आप में विश्वास कर रहे हैं, अगर आपकी लगन बहुत ज़्यादा है और आप ज़िद पे अड़े हैं, पापा से पैसे लेने को फ्रेंड्स एंड फैमिली जैसे पहले कहा जाता था, उसको हमारे टर्म्स में फ्रेंड्स एंड फैमिली कहते हैं। पिताजी के अलावा आपके फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली या आपके फ्रेंड्स या जो लोग आपको जानते हैं वो आप में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो विश्वास करते हैं कि आप कुछ कर जाएंगे। दैट इज़ फर्स्ट राउंड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर हम बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। जब आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा आगे, मतलब आपका बिजनेस थोड़ा चलने लगता है और आपके स्टार्टअप में कुछ रिटर्न्स आने लगते हैं या कुछ ग्रोथ नज़र आती है, तो एंजल्स आपके साथ जुड़ते हैं। एंजल्स कहते हैं जो आप में विश्वास कर रहे हैं, आपके आइडिया पर विश्वास कर रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा बिजनेस इंडेक्सेस, मतलब आपके प्रॉफिट लॉस ग्रोथ को इतना नहीं देख रहे हैं, बट आइडिया पर विश्वास करते हैं, उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। एंजल्स के बाद में जिसे हम कहते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, सब्सिडीज़, बैंक्स, लोन्स। इसके भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। नॉर्मली स्टार्टअप फाउंडर्स इन्हें स्किप कर जाते हैं और इनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जबकि
बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारी सब्सिडीज़ इस रेंज के लिए होती हैं जब आप एंजल इन्वेस्टर्स के साथ में अपने काम को बढ़ाने के लिए ये सब रास्ते अपना सकते हैं। और इसके बाद आगे जाने के लिए आपके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती हैं, जो कि जब आपका बिजनेस एक लेवल पर आ गया है, मतलब आपकी टीम बन गई है, आइडिया क्लियर है, आप अच्छे स्पीड पे चल रहे हैं और आप रेवेन्यू अर्न करने लग गए हैं, बिजनेस में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है और रेगुलर ग्रोथ नज़र आ रही है, तब आपके साथ में वेंचर कैपिटलिस्ट जुड़ते हैं जिन्हें वीसी कहते हैं। और आगे बढ़ते जाएंगे तो आप पी तक पहुंच जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल फंड्स तक पहुंच जाएंगे और इस तरह से आप बड़े होते जा सकते हैं। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो अगर मेरे पास में कोई बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं एक इन्वेस्टर के पास में क्यों जाऊं और मैं एक बैंक से लोन क्यों ना ले लूं? देखिए, बैंक जब आपको लोन देती हैं तो वो आपके से बदले में कोई गारंटी या गारंटर मांगती हैं और आपका एक बिजनेस प्लान डिटेल में मांगते हैं। उनका आपके आइडिया का रिस्क और आपके आइडिया का ग्रोथ और आपके आइडिया की डिटेल्स को इवैल्यूएट करने का या देखने का तरीका अलग होता है एज़ कम्पेयर टू एन इन्वेस्टर। क्योंकि बैंक के अपने खुद के रूल्स, नॉर्म्स और तरीके होते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, एक स्पीड होती है, एक तरीका और रास्ता होता है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। इन्वेस्टर एक तरह का बैंक ही है, बट जो कम गारंटी, कम रिस्क और इनोवेशन ऑफ आइडिया और कम कॉन्क्रीट प्लान के ऊपर भी इन्वेस्ट करने को तैयार होता है। बैंक आपसे बदले में इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है और वैसे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर या आपकी जो भी आप चीज़ गारंटी में रखते हैं उसके ऊपर राइट्स भी क्लेम कर सकता है। इन्वेस्टर नॉर्मली आपके आइडिया का पार्ट बनता है क्योंकि वो आपसे इक्विटी ही शेयर करता है, तो आप उसे अपने आइडिया और अपने स्टार्टअप के अलावा कुछ और नहीं दे रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट करके कोई एक चीज़ है क्या जो स्टार्टअप करने वालों को ध्यान रखनी चाहिए कि इतना टाइम मुझे ब्रांडिंग में देना है, इतना टाइम मुझे मार्केटिंग में देना है, इतना टाइम मुझे दूसरे एस्पेक्ट्स में देना है? डेफिनेटली किस समय पर आपका स्टार्टअप किस स्टेज पर है और उसकी आज क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना होता है। जैसे कि अगर आप आइडिएशन स्टेज पे हैं, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं जहाँ पर आप सोच रहे हैं, तो आपको रिसर्च करने पे, मार्केट को समझने पे, उसको एनालाइज करने पे और अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने पे उस पर मेहनत करनी चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट मार्केट फिट स्टेज पे हैं, जब आप प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, तो आपको उनकी रिव्यूज़ पे अपने बिजनेस को और लीन, मतलब आप कम पैसा लगाकर ज़्यादा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप अपने आप का पैसा बचा सकते हैं या कौन से रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने कम लोगों के साथ बिजनेस चला सकते हैं, कितनी जगह आपको चाहिए, कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए, उसमें कितना पैसा लगना चाहिए, इन सब बातों पे बात करते हैं। तो उस वक्त आपको ध्यान अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे लगाना चाहिए। और जब आप वाकई में ये सब काम कर चुके हैं और आपको समझ में आ गया है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी है, अच्छे से मार्केट में लोग इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग और अपने ब्रांडिंग इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो समय होगा जब आपको स्केल अप करना है, जिसे हम कहते हैं स्केलिंग अप स्टेज है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो स्केल अप करेगा। और इस सब के साथ में जो मुझे लगता है एक फाउंडर को हमेशा अपने आप के इंट्रोस्पेक्शन पे, मतलब अपनी सोच पे, अपनी टीम के इंट्रोस्पेक्शन पे, अपनी ग्रोथ पे और अपनी इंटरनल कंपनी की प्लानिंग के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। रोज़ कम से कम 2 घंटा ये तो सोचना ही चाहिए कि हाउ कैन आई, मैं अपने आप कैसे अपनी कंपनी को बेटर कर सकता हूँ। ये जो टर्म है स्टार्टअप, ये बहुत ही ना इंटरेस्टिंग सा है और बहुत ही फैशनेबल भी है। आजकल हर कोई बोलता है कि हाँ मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मतलब कोई ऐसा इंसिडेंस रहा है जो कि बहुत फ़नी रहा है कि मतलब आपके पास में वो पहुँचे हैं और आपको लगा है कि दे आर जस्ट यूजिंग दिस टर्म ग्लैमरसली एंड एक्चुअली उसमें ज़्यादा दम नहीं है उनके प्रोडक्ट में, या फिर दे आर नॉट फोकस्ड और ज़्यादा लंबे टाइम पे वो नहीं चलने वाला, ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंस? अगर मार्केट रेशो की बात करूँ तो 50% टाइम्स ऐसा होता है। कॉलेज में बच्चे बंक मारने के लिए ऐसा करते हैं, या अपने ग्रेड्स या अपने क्लासेस को छोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स, या अगर मैं वो लोग जो अभी जॉब करने के लिए सीरियस नहीं हैं या बंधना नहीं चाहते हैं, वो मज़े में भी स्टार्टअप कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से कहूँ तो 50% टाइम्स ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये मजाक हो रहा है, तो ये मजाक नहीं है, दिस इज़ अ सीरियस वर्क। तो इसलिए जब आप सीरियस हों उसके बारे में तभी करिए।
अदरवाइज़ तो डॉक्टर ना होकर भी डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, इंजीनियर ना होकर इंजीनियर बहुत सारे होते हैं। तो स्टार्टअप फाउंडर अगर नहीं है तो बनने की कोशिश मत करिए। फिर भी कोई ऐसा इंसिडेंस तो शेयर करिए। ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करूँगी तो नॉर्मली क्या होता है, अभिमन्यु मज़ाक तब आता है जब एक स्टार्टअप फाउंडर आकर कहता है, और ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। मैंने पिछले साल एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, इस साल मैं ये वाला कर रहा हूँ, और अगले साल की मेरी प्लानिंग है कि मैं एक और बड़ा आइडिया लेकर आने वाला हूँ। ऐसे केसेस हमें नॉर्मली हर पिच सेशन में एक बार, मतलब महीने में एक बार तो हम ज़रूर इस एपिसोड के थ्रू गुजरते हैं कि स्टार्टअप फैक्ट्री हमें मिलती है, जहाँ पर आप 5 साल में 3 स्टार्टअप कर चुके होते हैं और 4 करने की सोच रहे होते हैं। सो दीज आर दोज इंस्टेंसेस जो बड़े मज़ेदार होते हैं सुनने के लिए, कि हम जैसों की एक एक बनाने में भी जान निकली होती है और लोग 5-5 बना रहे होते हैं, कुछ सपने में, कुछ सच्चाई में, और कुछ पास्ट में, कुछ फ्यूचर में। तो दीज आर फनी इंस्टेंसेस विच वी कम अक्रॉस वेरी फ्रीक्वेंटली। हमने बात करी स्टार्टअप्स के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में, पर एक चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मेंटोरशिप। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? हाँ, मेंटोरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टअप करने का। और मेंटोर वो होता है जो आपका साथ देता है, आपको समझने की कोशिश करता है और आपको एक थर्ड पार्टी ओपिनियन देता है। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी टीम क्या सोच रही है, आप दोनों तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं क्योंकि आप एक विजन पे जा रहे हैं। मार्केट आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, कंपटीशन का एनालिसिस हो सकता है, वो मार्केट का करंट कंडीशन हो सकता है। मेंटोर वो होता है जो आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और इसलिए आपको एक थर्ड पार्टी ओपिनियन देता है, आपको बता सकता है कि आपको कहाँ ज़्यादा जोर देना चाहिए, कहाँ कम देना चाहिए, किस दिशा को आप मिस कर जा रहे हैं। सो इसलिए एक मेंटोर हमेशा साथ में रखना चाहिए जो आपको रास्ता क्लीन दिखा सके और आपकी मदद कर सके आपकी पेस को बढ़ाने के लिए। आई एम श्योर आप काफ़ी लोगों की मेंटोर रही होंगी इस जर्नी में, काफ़ी लोगों को आपने नर्चर किया है। तो आई एम श्योर उस मेंटोरशिप के दौरान आपने भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी? आई डिसाइडेड कि टू बिकम अ मेंटोर एंड स्टार्ट एन एक्सेलरेटर इसी कारण से कि क्योंकि आप सबकी ज़िंदगी जीते जीते तो बहुत समय निकल जाएगा। आप रोज़ एक फैशन इंडस्ट्री भी चला रहे हों और एक डीप टेक स्टार्टअप भी चला रहे हों और एक लॉजिस्टिक्स का स्टार्टअप भी चला रहे हों, सारे बिजनेस आप खुद नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने एक्सेलरेटर स्टार्ट किया कि मैं उनके साथ में उनकी ज़िंदगी जी सकती हूँ। आई रियली फील इट, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी खुशियों को। जैसे अभी ही आज सुबह ही मुझे पता लगा कि एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपना शोरूम लॉन्च करा है, करना चाह रहे हैं, मतलब वी वर प्रिपेयरिंग फॉर मेनी डेज। तो वो खुशी है कि हम उनके साथ में वो एक्साइटमेंट के साथ शोरूम लॉन्च कर देंगे। शायद कभी अकेले अपने आप तो अपना शोरूम लॉन्च करते नहीं करते, कौन से फील्ड में जाते कि शोरूम लॉन्च कर पाते। ऑफिस लॉन्च तो किया था, तो इसलिए उनके साथ में मिलके शोरूम भी लॉन्च करने की फील ले सकते हैं। तो आप सबके साथ में जुड़ सकते हैं, हर तरह की फील्ड को समझते हैं, तो you can live everyone's life because every dream is worth living, but you have a shorter life. and you're just one person. And you're just one person in one life. तो अगर सबके साथ सब कुछ जीना है तो I think Accelerator is very very fulfilling and I'm enjoying this journey, जहाँ पर हम सारे सेक्टर्स को मैं सीख पाती हूँ, उनसे बात करके नई नई चीज़ें समझ पाती हूँ और उनके साथ में उनकी जर्नी को जी पाती हूँ कि साथ में मिलकर जब वहाँ पहुँचेंगे तो कैसा लगेगा, और अपने उनको प्रॉब्लम से बचा सकती हूँ, शायद प्रॉब्लम्स को स्ट्रांगली फेस करने की हिम्मत दे सकती हूँ और एज पार्टनर सपोर्ट कर सकती हूँ कि कब फंड्स की कमी होगी, कब समझ की कमी होगी, थोड़ी रिसर्च आपके लिए मैं कर देती हूँ। इस तरह से दिस इज़ द जर्नी दैट वी लर्न एंड वी गो टुगेदर। आई डेफिनेटली लर्न और सीखती हूँ, इसीलिए समझती हूँ कि साथ में चल सकती हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबके दिमाग में रहता है, रिस्क मैनेजमेंट का। तो रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टार्टअप से रिलेटेड मैक्सिमम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करा जा सकता है, और क्या कोई ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं या फिर कुछ ऐसे इंश्योरेंस हैं जिनको लेके आप थोड़े निश्चिंत हो सकते हैं कि नुकसान ज़्यादा नहीं होगा? देखिए, डेफिनेटली स्टार्टअप इज़ अ गेम ऑफ रिस्क, और दूसरा स्टेटमेंट भी है, मोर द रिस्क मोर द गेन। तो इसलिए इन दोनों के लिए मैं ये कहूँगी कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर तो आना पड़ेगा, बट दैट डजेंट मीन कि आप कुएं में कूद जाइए, और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सब फेल होंगे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट होता है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अभिमन्यु, कि रिस्क मैनेज कैसे करना है। रिस्क मैनेज करने के लिए गलत काम मत करिए, सेफ चलिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन स्ट्रांग रखिए, अपने ड्यू डिलिजेंस जिसे हम कहते हैं
कंपनी बनाने का और कंपनी चलाने का, बिजनेस करने का, पैसा देने का और लेने का एक वैलिड तरीका है। उन सब चीज़ों को फॉलो करिए। आपको नहीं आता है तो दूसरों से पूछिए, समझिए और सोच समझ के सही तरीके से बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रिस्क कवर हो जाता है बहुत हद तक। अगर आप फेल भी होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ वेज विच कैन हेल्प यू टू सेव यू एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फेलियर्स। सिमिलरली आप किस काम को कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, रिस्क कैलकुलेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक साथ ज़्यादा रेज तो नहीं कर रहे हैं, एक साथ ज़्यादा बर्न तो नहीं कर रहे हैं, मतलब आप एक साथ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेज करने की ज़रूरत नहीं है तो मत करिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही आने वाली है। और अगर आप एक साथ ज़्यादा खर्च नहीं करने की ज़रूरत तो मत करिए, क्योंकि बर्न करेंगे तो बाद में लॉस आपको आएगा। इसलिए कैलकुलेटिव चलना, हर मौके पर हर मंथ कम से कम एक बार अपना PNL चेक करना, जैसा कि PNL क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को चेक करते चलिए। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ से रिटर्न आ रहा है, इन सब पैरामीटर्स को चेक करते चलिए रेगुलरली। कीप चेकिंग योर सेल्फ। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आपकी क्या स्ट्रेंथ है वही आपका सबसे बड़ा रिस्क मैनेजर है। जो आपकी स्ट्रेंथ है और आपका फोटे है, अगर आप उस पर प्ले कर रहे हैं तो पीपल विल टेक दैट रिस्क विद यू। एंड द वंस विच आर नॉट योर स्ट्रेंथ्स, उसके लिए टीम बनाइए, उसके लिए पार्टनर्स ढूंढिए, उसके लिए को फाउंडर ढूंढिए, उसके लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स ढूंढिए। दे विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड दिस इज अ गेम ऑफ मैनेजिंग रिस्क। मैंने कपड़ों का एक बिज़नेस स्टार्ट किया था और वो प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस था और मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था और बहुत ही गंदा लॉस मुझे उसमें हुआ। और उसको जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मेरी मेंटोर ने मुझे मुझे बताया कि rather starting this product based startup, you should have started something that is related to service. तो सेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी अगर आप नॉलेज दें कि कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं जो कि आपको डेफिनेटली गेन्स तो देंगे, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैंने पहले तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि यू आर गुड एट सर्विस। आपको हमेशा वो करना चाहिए विच यू आर गुड एट। दिस इज़ द प्राइम डिफरेंस। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिजनेस और स्टार्टअप में। बिजनेस में बिजनेस होता है, पैसा आता है और जाता है। स्टार्टअप में वैल्यू होती है। वैल्यू हमेशा आपकी स्ट्रेंथ की होती है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आपको वैल्यू बेटर मिलेगी, और आपको वैल्यू बेटर मिलेगी मतलब आप स्टार्टअप अपना बेटर बना पाएंगे। तो जहाँ तक हम सेक्टर्स की बात करते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कौन से मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर उस मार्केट में सर्विस की वैल्यू ज़्यादा है और आप बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप प्रोसेस को प्लान कर सकते हैं, मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि कोई और उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, या कोई और उसको आपके तरीके से इतनी ज़्यादा लोगों में बेच नहीं सकता है, तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। तो यूनिकनेस ऑफ योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडर कि मतलब आपकी क्या खास बात है, एंड कैचिंग द मार्केट एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस। कहाँ से आप स्केल कर सकते हैं, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, किसके टेकर ज़्यादा हैं, जिसको हम स्टार्टअप की भाषा में टैम कहते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट ज़्यादा है। आप किस तरह के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स कौन से होंगे। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि सेक्टर कौन सा हाई पे है। जैसे हमारे नॉर्मल भाषा में हम आजकल कहते हैं, या इंडिया में हम हमेशा ही कहते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर ये हमेशा ही एवरग्रीन सेक्टर्स हैं। अगर हम आज बात करें जब वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि सभी लोगों को, हम और आप भी आजकल इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, तो अगर हम सब टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड की ज़रूरत है। वैसे ही अगर हम सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, तो द वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स 2030, हम एनर्जी एफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा आएगी। किसकी समय पे किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। मैं जयपुर से हूँ, सीज़न को देखकर त्यौहार बनाती हूँ और त्यौहार को देखकर उसका बिजनेस बनाती हूँ, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ इन दी स्टार्टअप वर्ल्ड। अगर आपने अपना ट्रू फैक्टर, अपनी वैल्यू पहचानी, अपना मार्केट पहचाना और सही समय पहचाना, तो आप सही सेक्टर में हैं। बाकी हर सेक्टर ग्रो करता है, यू हैव टू मैच द राइट डॉट्स एट द राइट प्लेस। करंट ट्रेंड्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे करंट ट्रेंड्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए एक नए स्टार्टअप को?
वो सेक्टर्स जो कि ह्यूमन एस्पिरेशंस, लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों के कंफर्ट लेवल्स या लोगों की लग्जरी या लोगों के एस्पिरेशंस या लोगों का टाइम सेव करने के ऊपर फोकस करते हैं, वही सेक्टर्स और वही स्टार्टअप्स हमेशा ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेलिंग टू अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप देखें, अगर हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, लग्जरी, प्रोडक्ट्स, फैशन, ये सब वो हैं जो कि कस्टमाइजेशन, इंसान की इच्छाओं से जुड़े हुए हैं और एवरी ह्यूमन बींग्स वांट्स टू बिकम बेटर। तो डेफिनेटली ये वाले सेक्टर्स चलेंगे, चलते हैं, हमेशा चल रहे हैं। नाउ डेज वी आर सीइंग द बेस्ट बूम इन दीज सेक्टर्स। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी हर आदमी पसंद करता है, करना चाह रहा है। आज गांव-गांव में जिसको बोलना नहीं आ रहा है, साइन नहीं करना आता है, वो अपना ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर रहा है, इंस्टाग्राम पे है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ता जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी के यूसेज के पार्ट बन सकते हैं तो वो डेफिनेटली आपका सेक्टर है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और अगर कहीं आपकी लाइफ ईजी करने का, बिकॉज इन टाइम्स टू कम टाइम इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप 24 घंटे में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी का समय बचा सकते हैं, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस किसी का टाइम सेव करती है, दैट विल बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल सेक्टर जिसका आप सबसे ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। बिकॉज आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय अ फाउंडर हु सेड कि वी डोंट सेल लॉन्ड्री, वी सेल द टाइम दैट वी सेव इन डूइंग लॉन्ड्री। So we give you quality time by doing your laundry. So this is really important कि आप क्या बेच रहे हैं और किस शक्ल में उसको बेचना चाह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप बेच क्या रहे हैं, कौन से ह्यूमन इमोशन और कौन से इंसान की कौन सी इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वही आपका क्लाइंट है। एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में रहता है कि जो गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं, क्या ये रियली जो इन स्टार्टअप को सपोर्ट कर पा रही हैं या फिर इसमें कुछ फ्लॉज हैं जिसका खुलासा आप करना चाहेंगी? हाँ, ज़रूर। जितना पैसा आता है उतना सही हाथों में पहुंचता है कि नहीं, बड़ा सवाल है। प्रोसेसेस को और स्ट्रीमलाइन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। एक जना 3-4 स्कीम से फंड रेज करे, ये गलत है। और एट द एंड ऑफ द डे टैक्स तो मैंने भी भरा है, तो मेरे पैसे को सही आइडिया के ऊपर सही जगह लगाया जाए तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। अदरवाइज बहुत सारी ज़रूरत है इस पूरे इकोसिस्टम, गवर्नमेंट के पैसे जो स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, गवर्नमेंट के फंडिंग जो आ रही है, उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पर प्रोसेसेस और उनके लोग, इसको ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है और इसके आउटकम की तरफ सोचने की ज़रूरत है कि ग्रोथ कहाँ जाएगा, किसको सच में पहुँच रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, कौन इसको यूज़ कर पा रहा है, और किस रास्ते से किस कंपटीशन को फाइट करके पहुँच पा रहा है। ये इस पर डेफिनेटली बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, तो उनको काफ़ी ट्रोल किया जाता है और उनको बोला जाता है कि वो फाइनेंस सेक्टर से नहीं है, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो स्टार्टअप को लेके आपकी राय क्या है उनके लिए? देखो, पहली बात तो भारत देश में अ लेडी टॉकिंग फिनेंस, आधा ट्रोलिंग तो इसीलिए होता है। पर देखा जाए तो घर में बोलते हैं ना कि घर की जो लक्ष्मी है वो ही हैंडल करती हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़। घर की लक्ष्मी को सेव करना अलाउड है, मैनेज करना थोड़ी अलाउड है। सो इसीलिए आई मीन शी इज़ मैनेजिंग द कंट्रीज फंड, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन शी इज़ बीइंग टोल्ड कि आर मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट बिलीव दैट women कैन बी गुड मैनेजर्स, एंड सेकेंडली women कैन लीड टू ग्रोथ, women कैन लीड टू सेविंग इज अ से, बट women leading to growth के ऊपर men and rather everyone wishes to troll. So I think that is one of the major reasons of the troll. She is working hard, I would say, and coming up with innovative ideas. Startup ecosystem में भी founders के लिए नई schemes लेकर आना, बहुत सारे नए funds आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर बांटे गए हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप्स को गवर्नमेंट के साथ जोड़ा गया है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्कीम आई वुड से जो कि आई है, जेनेसिस के नाम से सरकार ने निकाली है, जिसमें कहा गया है कि जितना फंड कोई प्राइवेट इन्वेस्टर एक स्टार्टअप में इनपुट करेंगे, गवर्नमेंट विल मैच। देखिए, दुनिया बदल रही है, सो आई वुड थैंक हर फॉर इट। और वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए एंजल टैक्स रिमूवल, आप अगर स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एज एन एंजल तो आपके ऊपर टैक्स ज़ीरो होगा। इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? किसी इन्वेस्टमेंट को सेफ
को टैक्स से फ्री कर देना तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए है. सो शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट. कोई एक एडवाइस जो कि आप हमारी फिनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट के लिए देना चाहें स्टार्टअप से रिलेटेड? बस मैडम, मैच आर पेस. वी आर ऑन अ फास्ट पेस. स्टार्टअप इज़ अबाउट स्पीड, टाइम, मनी, तीनों मैच करा दीजिए. गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, बट समय पे फंड स्टार्टअप तक पहुंच जाए, बस इतना मैनेज करा दीजिए. एक अभी रिसेंटली काफ़ी टर्म न्यूज़पेपर्स में और हर जगह सुनने में आ रहा है, राइजिंग राजस्थान. ये क्या चीज़ है? क्या ये स्टार्टअप से रिलेटेड है? क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल शर्मा जी और हमारी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी जी, ये अभी जर्मनी और फिर लंदन का दौरा करके आए हैं, काफ़ी लोगों से मिले हैं. तो ये राइजिंग राजस्थान क्या चीज़ है? और सुना है मोदी जी आने वाले हैं दिसंबर में राजस्थान में, तो मतलब ये क्या चीज़ हो रही है? देखिए अभिमन्यु, वैसे तो इट्स इंडिया शाइनिंग. इंडिया आगे बढ़ रहा है और हर स्टेट को आगे बढ़ना पड़ेगा तभी इंडिया शाइन करेगा. उसी कड़ी में इट इज़ अबाउट राइजिंग राजस्थान. राजस्थान हमेशा से बिजनेस एक्यूमेन का गढ़ रहा है. जहाँ ना पहुँचे हवा पानी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, तो बहुत कॉमन है. और मारवाड़ी जहाँ पहुँचते हैं वो अपना बिजनेस करने के लिए पहुँचते हैं. तो एक बार फिर हमारी सरकार कोशिश कर रही है और एक नई पहल के साथ, नई सोच के साथ कोशिश कर रही है कि कैसे हम बिज़नेस को राजस्थान में ग्रो कराएं, इन्वेस्टमेंट्स राजस्थान में लाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर नौकरी पा सकें, अच्छे ग्रोथ को पा सकें. हमारी इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी की वैल्यू बढ़े, हम अच्छा काम कर सकें और मिलकर हम पूरे स्टेट को ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जा सकें. इसी को राइजिंग राजस्थान कहा जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स, इंटरनेशनल पीपल और बिजनेस के लोगों के साथ जुड़ना चाह रही है और उन सबको राजस्थान बुला रही है कि आप यहाँ आइए और हम में इन्वेस्ट करिए. और यहाँ के जो लोग हैं, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी राइजिंग राजस्थान से जुड़े हुए हैं और सरकार हमें हाथ आगे बढ़ा रही है प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए कि आइए मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाते हैं. So basically they are bringing all the sharks together, right? Yes, they are bringing all these sharks together. The bigger sharks on the international continent, these sharks at the national level, and also re-inviting the sharks from Rajasthan back to the homeland. And also inviting the smaller sharks जो गली गली में हमारा जयपुर में, राजस्थान में बैठते हैं कि आप contribute करिए. Government will help you to ease your business. आपके बिजनेस को आसान रास्ता मिलेगा, सिंगल विंडो ट्रांजैक्शंस, इजी ऑप्शंस मिलेंगे और गवर्नमेंट जवाब देगी, आपके प्रॉब्लम्स को हेल्प करेगी, आपको रजिस्टर करने के लिए, लाइसेंस के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, मार्केट करने के लिए. सो इट इज़ ऑल अबाउट साथ में मिलकर, हाथ जोड़कर सबका सपोर्ट करते हैं, जिससे कि राइजिंग राजस्थान इज़ व्हाट वी एम फॉर. कुछ और भी वर्ड्स के बारे में बताइए मैम, जैसे कि यूनिकॉर्न्स, शार्क्स. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स, यू नो. हम थोड़े से वाइल्ड साइड में ज़्यादा होते हैं, ड्रीमी होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, तो इसलिए यूनिकॉर्न्स आर दी वंस हु मेड इट, जो बहुत बड़े बन गए हैं. एक नंबर कोट करते हैं, सब अलग अलग नंबर्स कोट करते हैं, इतने नंबर पे पहुँचेंगे तो आप यूनिकॉर्न कहलाएंगे. सूनिकॉर्न्स आर दी वंस हु आर सून टू बिकम यूनिकॉर्न्स. अभी रिसेंटली एक इवेंट के अंदर टर्म आया इंडिकॉर्न्स. The ones who are from the Indian ecosystem, इंडिया के टाइप के स्टार्टअप्स हैं जिनमें रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं, स्लो पेस पे होते हैं एज कम्पेयर टू यूनिकॉर्न्स, बट विल मेक बिग बिजनेसेस समडे. Then we do talk about sharks and we talk about the zebras and we talk about the dinosaurs. It's interesting. जब भी समय मिले तो गूगल करते रहना चाहिए, क्योंकि as wild the business ecosystem is, as wild is the startup ecosystem, and we keep innovating these words. Now it's time for masala segment. Are you ready for it, Shweta ma'am? I can sense and smell a lot of masala coming out. So my first question is, who is your inspirational figure from Rajasthan related to finance? I am looking very closely and watching and wanting and getting motivated by our Deputy CM, Diya Kumari ji. She is carrying a huge legacy with her. और उसको उतने ही रिस्पेक्ट के साथ कैरी करते हुए, मॉडर्निज्म के साथ जोड़ते हुए, बिजनेस और पॉलिटिक्स को बैलेंस करते हुए, आई फाइंड हर अ वेरी प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर वुमन who will definitely take us towards a financial development, क्योंकि she is doing very well thought steps. She's taking very well thought steps. Whether it is connecting to अपने आसपास के लोगों को कनेक्ट करने से रिलेटेड हो, या उनके NGOs हों, अपनी हेरिटेज को मॉडर्न लोगों से कनेक्ट करना हो, बिजनेस बनाना हो, देश को बिजनेस बनाना सिखाना हो,
शी इज़ वेरी हम्बल एंड कई बार मुलाकात हुई मेरी, तब हमने वही जानने की कोशिश करी दैट शी इज़ ट्राइंग टू कम आउट विद द विजन। वो रियल राजस्थान की एक छवि है, लेगेसी भी है, हेरिटेज भी है जिसे कैरी करना है, विजन भी है और ड्रीम्स भी हैं जहाँ पहुँचना है, बट रूल्स और एथिक्स और सबको साथ लेके चलना है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे दोस्त हो, सभी को साथ लेकर चल रही हैं। सो शी इज़ वन हुम आई एम लुकिंग अप टू। And one person who is not so favorite. I would not name the person, but someone who's very negative और जो बहुत जल्दी ड्रॉप कर देते हैं ना इच्छाओं को, कि या जिनको लगता है कि ये आगे नहीं चल पाएगा, बहुत जल्दी चीज़ें छोड़ देते हैं। दोज आर द पीपल विच आई बिलीव कि आई वुड नॉट वांट टू एसोसिएट, या मैं कोशिश करती हूँ कि दूर रहूँ, क्योंकि हर चीज़ को मेहनत लगती है यार, टाइम लगता है और सोच लगती है, पैशन लगता है। एंड पीपल हु आर वेरी क्लोज नेट, अपने आप में बंदी होकर बैठ गए हैं ना, जिनको खुलने में, मुस्कुराने में दिक्कत हो रही है, उन लोगों से थोड़ी तकलीफ होती है मुझे। Which is your favorite startup? देखो, पर्सनली स्पीकिंग आई एम वेरी वेरी इनक्लाइंड टूवर्ड्स सोशल इम्पैक्ट, कि जब भी कोई स्टार्टअप हो उसका सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे, द प्लेट स्टोरी कुछ साल पहले आया था, फूल आजकल आ रहा है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आई वुड से पेटीएम। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कैसे दुनिया की लोगों की चीज़ें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, समझ बदल जाती है। ज़ूडियो इज़ समथिंग दैट आई रियली इन्जॉय, क्योंकि एक साथ मार्केट कैप्चर करने की स्टोरी, शिद्दत से प्लान करके एक साथ बिखेर देने की स्टोरी। सो अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से कुछ स्टार्टअप्स बहुत दिल के करीब हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में पढ़कर। कोशिश भी करती हूँ कि फॉलो करूँ। आने वाले स्टार्टअप्स में जयपुर में ज़रूर कुछ स्टार्टअप्स हैं जिन पे हम नज़र रखे हुए हैं और सोचते हैं, आशा करते हैं दैट दे विल मेक राजस्थान प्राउड। जयपुर हैज़ मैक्सिमम एंट्रेंस टू शार्क टैंक टिल नाउ। ऑल्सो हमारे यहाँ से बिज़नेस के लिए जैसे लोग जाने जाते थे, चाहे बिरलाज हों, चाहे पिरामल्स हों, हैव कम फ्रॉम राजस्थान एंड जयपुर। और वैसे ही अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें या सूनिकॉर्न्स की बात करें तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत तेज़ी से चल रही है। टुडे जयपुर स्टैंड्स ऑन 5th रैंक इन इंडिया इन द इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स इन लास्ट 1 ईयर, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने में। तो हम बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं एंड आई एम श्योर कि स्टार्टअप वर्ल्ड में भी हम इस साल कुछ नए धमाके करने वाले हैं। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर मोर टू कम, बिकॉज मारवाड़ी राजस्थान तो वैसे ही सिनोनिमस है बिज़नेस को लेकर, तो सिर्फ स्टार्टअप ही तो है। हम आपके साथ जुड़ ही गए हैं तो डेफिनेटली वी विल कम अप विद दिस ग्रेट आउटपुट एंड इंडिया एंड ग्लोबल लेवल पे हमारी पहुंच ज़रूर पहुंच जाएगी। Any overhyped startup that you don't like? आई वुड से, सॉरी अभिमन्यु मारेगा, बट कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स, पीपल, आई वुड से दे आर गुड बिजनेसेस बट नॉट विद ग्रेट इम्पैक्ट्स। दुनिया बदलने के लिए जड़ से बदलते हैं, सिर्फ शक्ल से नहीं बदलते हैं, थोड़े गहरे जाते हैं। सो पर्सनली आई डोंट रियली कनेक्ट टू दी वंस जो दुनिया के सोशल इम्पैक्ट को कम करते हों। My fourth question is, ये जो बड़े बड़े टर्म्स दे रखे हैं इसके पीछे क्या रीज़न है स्टार्टअप्स में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट का और एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर पर्सनल, प्रोफेशनल और बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हर कोई इसका पार्ट ना बन जाए तो कुछ वर्ड्स तो हमें भी ऐसे रखने पड़ते हैं कि हम सबको उसमें एंटर ना करने दें इतनी आसानी से। एंड इसीलिए वी टॉक अबाउट द जारगॉन्स एंड द वोकैबुलरी ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये थोड़े बहुत बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, बट ज़्यादातर फैशन होता है और अपने इकोसिस्टम या अपने लाइक माइंडेड लोगों को, अपना ग्रुप और नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बट भेदना तो पड़ेगा अगर हमारे साथ में आना है तो। Who is the father of startups in India? Mr. Ratan Tata, you know, he had the first DIN number of the country, Director Identification Number. जब आप कोई कंपनी खोलते हैं आपको एक DIN number मिलता है, which is a mandatory procedure, and he had India's first DIN number. He was the first investor in a startup in India, which is today a unicorn. So, and he has the maximum impact, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे हैं, उनके प्रोडक्ट्स लोगों ने यूज़ करे हैं। वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड सेक्टर,
चाहे आप कॉफ़ी की बात करिए, चाहे कपड़ों की बात करिए, चाहे कार की बात करिए, ही इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बनवाए हैं वो ये ध्यान में रखते हुए बनाए कि जो पॉपुलेशन है उस तक ये पहुंच सके। यस, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन ट्रूथफुल, अपने आप के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। चाहे कितना भी नुकसान उनको सहना पड़े। कितना भी टाइम बाउंड फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, टाइम बाउंड उस समय पर लोग आपको नेगेटिव समझ सकते हैं, या उस समय पर लोग आपके विजन को ना समझें, ऐसा हो सकता है, नेगेटिविटी आती है, बट अपने आइडिया के साथ में वो लगे रहे हैं। एंड दैट हैज़ बीन, आई वुड कॉल हिम वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड अ स्टार्टअप सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। जो आदमी 80 साल की उम्र में एक ऐसे स्टार्टअप में बिलीव करे जिसका फाउंडर 25 साल का हो, इससे बड़ा इनोवेटिव और इससे बड़ा फ्लेक्सिबल माइंडसेट क्या हो सकता है। सो जाते जाते श्वेता मैम कुछ ऐसे एडवाइसेस या फिर कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो कि इंस्पायर हो सकते हैं, अपने आइडिया को पिच कर सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, पॉइंट नंबर 1। इफ़ यू कैन नॉट टेल, अगर आप नहीं बता सकते कि आपके आइडिया से पैसा कैसे मूव होता है, वाई विल पीपल पे यू, क्यों कोई आपको पैसा देगा, और आपकी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मूवमेंट कैसे होगा, मतलब लेन देन कैसे होगा, देन द आइडिया इज़ नॉट एन आइडिया वर्थ टेकिंग अ स्टार्टअप। Secondly, it's right from our stalwarts, the international unicorns to the national unicorns, सब ने बताया है, it is not fun, it is not fashion, it is all about आपका पैशन कितना है, जोर कितना है, चिपक के कितना चलना चाहते हो, कितनी मुसीबतें झेल सकते हो और कितने समय तक जोश को बनाए रख सकते हो। Thirdly, it is not about time management, it is about what you can get from your time। घंटे सभी के पास 24 हैं भाई, आप उन 24 घंटे में कितना ज़्यादा बना सकते हो, कितना ज़्यादा काम कर सकते हो और कितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, तभी आप इन्वेस्टर्स के फेवरेट हो। सो दैट वाज श्वेता मैम विद अस, और उन्होंने आज हमारे साथ में बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर करे हैं स्टार्टअप से रिलेटेड। आई एम श्योर ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें क्वेश्चंस भेजिए। वी विल ट्राई टू डू अ लाइव सेशन विद श्वेता मैम ऑन इंस्टाग्राम, और उस टाइम आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारा इंस्टाग्राम पेज एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु तोमर। जाते जाते आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स, लव फरसान हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, ओमासरा वेलनेस पार्टनर, स्टाइल एंड सीजर्स ग्रूमिंग पार्टनर, यूनिक वेडिंग मैगजीन पार्टनर, लाइट्स कैमरा एक्शन आवर कंटेंट पार्टनर, Krishnaveer Kiran Foundation NGO partner. We just had an amazing show with Abhimanyu Singh Tomar, and I was glad being at Encounters with Abhimanyu Singh Tomar, where he tried to grill me today. जैसा कि हम रोज देखते हैं that people are trying to roast you, he has roasted me to the core। दो बातों से, पहला स्टार्टअप इकोसिस्टम की पूरा ज्ञान हमें यहाँ देना पड़ेगा, और दूसरा हमें हिंदी में बोलना पड़ेगा, और तीसरा हमें अभिमन्यु के सारे क्वेश्चंस का सही सही जवाब देना पड़ेगा। आफ्टर ईयर्स आई हैव गिवन अ टफ क्वेश्चन पेपर एंड विच वाज लाइव, सो दैट्स गॉन फन। एंड साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू थैंक all our partners for the day, like Abhimanyu Singh Tomar, then my team which helped me with my makeup and camera, and this beautiful girl who's with us for a long time, हमारे कैमरामैन जो पीछे से हमारे लिए स्माइल कर रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस भी पुट अप करने में हमारी मदद कर रहे हैं, एंड ऑल दोज ऑडियंसेस who will be with us when they'll watch the show, and also all my startup founders जो मुझे ये एनर्जी देते हैं यहाँ पर आकर ये बात करने के लिए, और वो सब इन्वेस्टर्स जो अपना टाइम, एनर्जी और समय हमारे साथ में इन्वेस्ट करते हैं। डू फॉलो अस अभिमन्यु एंड श्वेता ऑन एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु सिंह तोमर, बिकॉज वी आर गोइंग टू रैप अप दिस स्टोरी एंड ओपन अप द पिटारा ऑफ दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम जस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम। जाते जाते हमारे पास में आपके लिए बहुत सारे गुडीज हैं। स्टाइल एंड सीजर्स एंड ओमासरा की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर, उसी के साथ में लव फरसान की तरफ से ये ब्यूटीफुल सा प्लांट जो कि हम बाहर प्लांट करेंगे,
प्लस एक प्लांट आप घर ले जाएंगे और वहाँ पे आप लगाएंगे ताकि आपको हमारी याद आती रहे और हमें आपकी याद आती रहे। और ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस कुछ हैं इनके अंदर, हमारे जो पक्षी पशु हैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन विद अस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। अरे वाह अभिमन्यु, दिस वाज लाइक अ स्टार्टअप इकोसिस्टम। आप आइए, कुछ आप लेकर आइए, कुछ हम आपको देंगे और मिलजुल कर सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू, लेट्स प्लांट इट देयर। यस प्लीज।